नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं उम्मीद करता हूं आप लोग ज़बरदस्त मस्त तंदुरुस्त होंगे। दोस्तों आप लोग की पढ़ाई ज़बरदस्त तरीके से चल रही होगी। तो दोस्तों आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं जीके जीएस के 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों को दोस्तों ज़बरदस्त तरीके से। ठीक है दोस्तों, एक बार दोस्तों वीडियो ज़बरदस्त तरीके से शेयर कर दीजिए सभी पास। ठीक है, चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का सबसे पहला सवाल। दोस्तों सबसे पहला सवाल देखिए क्या कह रहा है। सबसे पहला सवाल है कि पानीपत का तृतीय युद्ध किसके बीच लड़ा गया था। दोस्तों तो पानीपत का जो तृतीय युद्ध लड़ा गया था, याद रखिएगा, अफगान एवं मराठा के बीच लड़ा गया था। ठीक है, अफगान और मराठा के बीच 1761 में। ठीक है, 1761 में दोस्तों पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ था। ठीक है, अफगान के सब तरफ से कौन था दोस्तों, तो अब्दुल शाह अब्दाली थे। ठीक है, अफगान की तरफ से कौन थे, तो अफगान की तरफ से अब्दुल शाह अब्दाली। ठीक है, अब्दुल शाह अब्दाली। ठीक है, अब्दुल शाह अब्दाली जो थे ये किसके तरफ से थे, तो ये थे दोस्तों अफगान की तरफ से। और मराठा सब थे सदाशिव राव। ठीक है, सदाशिव राव थे। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों, सदाशिव राव। यानी कहने का मतलब है कि पानीपत का जो तीसरा युद्ध हुआ था किसके किसके बीच हुआ था, अफगान एवं मराठा के बीच हुआ था। लेकिन अफगान को कौन उसको कर रहे थे, तो अब्दुल शाह अब्दाली और मराठों के बीच हुआ था पानीपत का तीसरा युद्ध। और मराठा से कौन कर रहे थे, सदाशिव राव। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना। कब हुआ था, 1761 में हुआ था पानीपत का तीसरा युद्ध। ठीक है दोस्तों, पूछेगा कि बाबर और इब्राहिम लोदी के बारे में बात करेंगे। तो बाबर और इब्राहिम लोदी ने पानीपत का पहला युद्ध लड़ा था। ठीक है, पानीपत का जो पहला युद्ध हुआ था आपको ध्यान रखना है, पानीपत का पहला युद्ध। ठीक है दोस्तों, पानीपत का प्रथम युद्ध जो हुआ था दोस्तों कब हुआ था, 1526 में हुआ था, ये आपको ध्यान रखना है। 1526 में पानीपत का पहला युद्ध हुआ था किसके बीच, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच दोस्तों। और बाबर ने पानीपत के पहले युद्ध में ही मुगल वंश का स्थापना किए थे। किस वंश का, तो मुगल वंश का स्थापना किए थे। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों, मुगल वंश का स्थापना बाबर ने किए थे। ठीक है, पानीपत के प्रथम युद्ध में, ये आपको ध्यान रखना है। अच्छा, इब्राहिम लोदी के बारे में याद रखिएगा, इब्राहिम लोदी जो है ये लोदी वंश का अंतिम शासक है। ठीक है, ये लोदी वंश का अंतिम शासक कौन है दोस्तों, लोदी वंश का अंतिम शासक, लोदी वंश का अंतिम शासक कौन है, तो लोदी वंश का जो अंतिम शासक हुए हैं वो इब्राहिम लोदी है। ठीक है, और लोदी वंश के संस्थापक कौन है, तो लोदी वंश के संस्थापक दोस्तों बहलोल लोदी है, आपको ध्यान रखना है। लोदी वंश के संस्थापक, लोदी वंश के संस्थापक कौन है, संस्थापक कौन है दोस्तों, बहलोल लोदी। ठीक है, बहलोल लोदी जो है ये लोदी वंश के संस्थापक है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, बहलोल लोदी लोदी वंश के संस्थापक। और लोदी वंश का जो अंतिम शासक था वो इब्राहिम लोदी था। कौन था, इब्राहिम लोदी लोदी वंश का अंतिम शासक था। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अकबर और हेमू के बीच दोस्तों कौन सा युद्ध हुआ था, तो पानीपत का पहला युद्ध हुआ था। ठीक है, सॉरी पानीपत का दूसरा युद्ध, पानीपत का दूसरा युद्ध दोस्तों। पानीपत का दूसरा युद्ध हुआ है वो किसके बीच हुआ है, तो अकबर और हेमू के बीच हुआ है। कब हुआ था दूसरा युद्ध, याद रखिए दोस्तों, ये 1556 में हुआ था। कब हुआ था, 1556 में पानीपत का दूसरा युद्ध हुआ था। अकबर की तरफ से कौन रिलेट कर रहा था, देखिए अकबर उसमें मात्र 13 से 14 साल का था। ठीक है, पानीपत के दूसरे युद्ध में जब हुआ था अकबर और हेमू के बीच, तो अकबर उस समय 14 साल का था। ठीक है, तो अकबर के दोस्तों, अकबर के जो संरक्षक थे बैरम खां, वो मेन रूप से युद्ध को लीड कर रहे थे। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है कि अकबर का संरक्षक कौन था, बैरम खां, और बैरम खां ही जो थे वो युद्ध को लीड कर रहे थे। ठीक है, तो पानीपत का पहला युद्ध किसके बीच हुआ था, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। ठीक है, कब हुआ था, 1526 में। और मुगल वंश का स्थापना बाबर ने किया था। ठीक है, पानीपत का दूसरा युद्ध अकबर और हेमू के बीच हुआ था। कब, 1556 में हुआ था। ठीक है, पानीपत का तीसरा युद्ध अफगान एवं मराठा के बीच, अफगान की तरफ से अब्दुल शाह अब्दाली थे। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, अब्दुल शाह अब्दाली। उसके बाद दोस्तों मराठा की तरफ से कौन थे, सदाशिव राव थे, 1761 में हुआ था। ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों। अगर याद पूछेगा सवाल कि हुमायूं एवं शेरशाह सूरी के बीच कौन कौन सा युद्ध हुआ था, दो युद्ध याद रखिएगा दोस्तों। सबसे पहले तो चौसा का युद्ध, कौन सा युद्ध, चौसा का युद्ध। ठीक है, चौसा का युद्ध जो हुआ है ये 1539 में हुआ। कब हुआ है, 1539 में चौसा का युद्ध हुमायूं एवं शेरशाह सूरी के बीच हुआ है। उसके बाद दोस्तों आपको ध्यान रखना है बिलग्राम का युद्ध। ठीक है, बिलग्राम या फिर कन्नौज का युद्ध, कन्नौज। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, बिलग्राम या फिर कन्नौज का जो युद्ध हुआ था वो शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच हुआ था। ठीक है, ये कब हुआ था, बिलग्राम या फिर कन्नौज का युद्ध 1540 में हुआ था। कब हुआ था, 1540। दोनों युद्ध में दोस्तों हुमायूं हार गया था और शेरशाह सूरी जीत गए थे। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो पानीपत का तृतीय युद्ध किसके बीच लड़ा गया है, तो अफगान एवं मराठा के बीच लड़ा गया है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे बात करेंगे, अगला सवाल देखिएगा। अगला सवाल आपके सामने है, देखिए अगला आपके सामने दोस्तों दूसरा नंबर सवाल है कि उदेशिका, उदेशिका में समाजवादी एवं धर्मनिरपेक्ष शब्द
जोड़े गए दोस्तों। तो याद रखिएगा 42वें संविधान संशोधन के द्वारा, ठीक है। यानी कि 42वें संविधान संशोधन के द्वारा दोस्तों उद्देशिका में समाजवादी शब्द जोड़ा गया था और धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़ा गया था। उद्देशिका दोस्तों कहाँ से लिया गया दोस्तों? ये लिया गया है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। याद रखिएगा उद्देशिका दोस्तों ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है, ये आपको ध्यान रखना है। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या होता है दोस्तों? इसका जो राजधानी होता है ये कैनबरा होता है, यह भी ध्यान रखिएगा। कैनबरा ये ऑस्ट्रेलिया की राजधानी होता है, ठीक है। और 42वां संविधान संशोधन कब हुआ था? ये 1976 में हुआ है। कब हुआ है? 1976 में 42वां संविधान संशोधन हुआ था। 44वां संविधान संशोधन के बारे में बात करते हैं दोस्तों, याद रखिएगा। देखिए 44वां संविधान संशोधन दोस्तों ये 1978 को हुआ था। कब हुआ था? 1978 को 44वां संविधान संशोधन हुआ था। देखिए 44वां संविधान संशोधन के तहत दोस्तों याद रखिएगा संपत्ति के अधिकार को, ठीक है, संपत्ति के अधिकार, ठीक है, संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से निकालकर, ठीक है, मौलिक अधिकार से इसको मौलिक अधिकार से हटाकर दोस्तों कहां कर दिया गया है? तो संपत्ति के अधिकार को दोस्तों मौलिक अधिकार से हटाकर, याद रखिएगा, इसको दोस्तों अनुच्छेद 300 क में डाल कर दिया गया है। अनुच्छेद 300 क में डाल दिया गया दोस्तों, ठीक है, याद रखिएगा। और इसको क्या बना दिया गया? संपत्ति के अधिकार को विधिक अधिकार बना दिया। क्या बना दिया गया है? विधिक अधिकार। क्या बना दिया गया दोस्तों? विधिक अधिकार बना दिया गया, ठीक है। ये भी आपको ध्यान रखना है। तो ये अभी संपत्ति के अधिकार में शामिल नहीं है, ये आपको ध्यान रखना है कि 44वें संविधान संशोधन के द्वारा, ठीक है, संपत्ति के अधिकार को विधिक अधिकार बना दिया गया है और इसको अनुच्छेद 300 क में डाल दिया गया है, ठीक है। ये भी आपको ध्यान रखना है दोस्तों। तो सवाल क्या था दोस्तों कि उद्देशिका में समाजवादी एवं पंथ निरपेक्ष शब्द जोड़े गए थे 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। देखिए 42वां संविधान दोस्तों इसमें बहुत सारा संशोधन किया गया है। इसे मिनी संविधान कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मिनी संविधान कहा जाता है, ठीक है। ये भी आप ध्यान रखिएगा कि 42वें संविधान संशोधन को मिनी संविधान कहा जाता है। और 44वां संविधान संशोधन 1978 में हुआ था, ठीक है, और 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ था। ये आपको ध्यान रखना। अगर बात करेंगे यहाँ पे समझिएगा, देखिए 36वें संविधान संशोधन के द्वारा दोस्तों याद रखिएगा 36वें संविधान संशोधन के द्वारा सिक्किम को राज्य का दर्जा दिया गया दोस्तों। सिक्किम को जो राज्य का दर्जा दिया गया है, ठीक है, सिक्किम को राज्य का दर्जा दोस्तों दिया गया किस संविधान संशोधन के द्वारा? तो 36वें संविधान संशोधन के द्वारा सिक्किम को राज्य का दर्जा दिया गया। कब हुआ था? 1975 दोस्तों, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना दोस्तों। अच्छा 92 संविधान संशोधन के द्वारा दोस्तों याद रखिएगा ये हुआ था 2003 में। कब हुआ था? 2003 में दोस्तों 92वें संविधान संशोधन हुआ था। तो 92वां संविधान संशोधन के द्वारा दोस्तों 8वीं अनुसूची में, ठीक है, टोटल कितने भाषा है? 22 भाषा को लेके गया था। तो उसमें 4 भाषा को जो ऐड किया गया था, बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली, ठीक है, बोडो, ठीक है, बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली, ठीक है, ये जो 4 भाषा को ऐड किया गया है, ठीक है, 8वीं अनुसूची में बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली, ये 92 संविधान संशोधन के द्वारा किया गया जो 2003 में हुआ था, ठीक है। बोडो जो भाषा है दोस्तों ये असम की भाषा है। कहाँ की भाषा है? असम की भाषा है दोस्तों। डोगरी जो है ये जम्मू कश्मीर की भाषा है, ठीक है। और मैथिली दोस्तों ये मिथिला यानी मिथिलांचल यानी बिहार की कह सकते हैं। और संथाल जो भाषा है दोस्तों, संथाल, ठीक है, ये आदिवासी यानी संथाल दोस्तों एक आदिवासी है, ठीक है। आदिवासी में संथाल आता है दोस्तों, संथाल लोग भाषा बोलते हैं, ठीक है, संथाली। तो बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली जो 4 भाषा को ऐड किया गया था वो 92 संविधान संशोधन 2003 के द्वारा किया गया था, ठीक है। सबसे पहले दोस्तों 21वां संविधान संशोधन दोस्तों जो 1967 में हुआ था उसमें सिंधी भाषा जोड़ा गया था जो 15वीं भाषा था। उसके बाद दोस्तों 71वां संविधान संशोधन 1992 में हुआ था, ठीक है। उसमें दोस्तों नमक यानी कि नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी भाषा जोड़ा गया था। 3 और भाषा जोड़ा गया था। उसके बाद दोस्तों 4 भाषा को यहाँ पे बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली समझ गए होंगे। तो उद्देशिका में समाजवादी पंथ निषेध शब्द जोड़े गए हैं 44वें संविधान संशोधन के द्वारा। चलिए आगे बात करेंगे। अगला सवाल देखिए अगला है 3 नंबर सवाल। निम्नलिखित में से ब्रिटिश सरकार के कौन से चार्टर एक्ट से बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया दोस्तों, ठीक है। याद रखिए दोस्तों 1833 का चार्टर एक्ट, ठीक है। 1833 के चार्टर एक्ट में दोस्तों बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया। तो भारत का जो प्रथम गवर्नर जनरल कौन था, यानी भारत गवर्नर जनरल कौन था दोस्तों? याद रखिएगा भारत का गवर्नर जनरल, ठीक है, भारत का गवर्नर जनरल कौन बना था? गवर्नर जनरल जो बना था ये आपको ध्यान रखना है, ये बना था लॉर्ड विलियम बैटिंग, ठीक है, लॉर्ड विलियम बैटिंग, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों। लॉर्ड विलियम बैटिंग जो बने थे
ठीक है। ये भारत के गवर्नर जनरल वाले थे, यानी भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड विलियम बेटिंग। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है दोस्तों। तो 1833 का चार्टर एक्ट है। 1873 का दोस्तों याद रखिएगा, 1873 के रेगुलेटिंग एक्ट। सवाल पूछेगा कि रेगुलेटिंग एक्ट कब हुआ था, तो रेगुलेटिंग एक्ट कब हुआ? 1773 में हुआ। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है दोस्तों। अगर पूछेगा कि 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत 1774 में, ठीक है, 1774 में दोस्तों कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट का स्थापना किया गया था। ठीक है, कलकत्ता में कलकत्ता, ठीक है, कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट, याद रखिएगा कि सुप्रीम कोर्ट का जो स्थापना किया गया था सुप्रीम कोर्ट का, ठीक है, ये 1774 में किया गया था। किस रेगुलेटिंग एक्ट के तहत? तो 773वां रेगुलेटिंग 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत 1774 में, ठीक है, कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट का स्थापना किया गया था। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना दोस्तों। तो 3 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बात करेंगे दोस्तों। देखिए 4 नंबर सवाल। 4 नंबर सवाल आपके सामने है कि निम्नलिखित में से कौन से रंग के लिए प्रकाश का जो प्रकीर्णन है वो न्यूनतम होता है? ठीक है, न्यूनतम पूछा है दोस्तों। तो प्रकाश का जो प्रकीर्णन होता है दोस्तों न्यूनतम, वो लाल रंग का होता है। किसका होता है? लाल रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन दोस्तों न्यूनतम होता है। और सबसे अधिक जो प्रकाश का प्रकीर्णन होता है वो बैगनी रंग का होता है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। सबसे अधिक, ठीक है, सबसे अधिक प्रकाश का जो प्रकीर्णन होता है, प्रकाश का प्रकीर्णन, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। प्रकाश का जो प्रकीर्णन होता है दोस्तों, ये सबसे अधिक किसका होता है? तो बैगनी रंग का होता है। सबसे कम दोस्तों किसका होता है? तो सबसे कम जो प्रकीर्णन होता है, सबसे कम, ठीक है, सबसे कम प्रकीर्णन, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। सबसे कम प्रकीर्णन जो होता है वो लाल रंग का होता है। ठीक है, यहाँ से सवाल पूछेगा कि किस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है? तो लाल रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है। यहाँ पे हम लिख देते हैं लाल रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है। ठीक है, सबसे अधिक तरंगदैर्घ्य किसका होता है? लाल रंग का। ठीक है, सबसे अधिक तरंगदैर्घ्य यहाँ पर लिख देते हैं दोस्तों, सबसे अधिक तरंगदैर्घ्य, ठीक है, तरंगदैर्घ्य याद रखिएगा, सबसे अधिक तरंगदैर्घ्य किसका होता है? तो दोस्तों लाल रंग का होता है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना, लाल रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है। और सबसे कम जो तरंगदैर्घ्य होता है दोस्तों बैगनी रंग का होता है। यहाँ पे उल्टा है, प्रकीर्णन सबसे अधिक किसका होगा? बैगनी का। और प्रकीर्णन सबसे कम किसका होगा? लाल रंग का। ठीक है, तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक किसका होगा? तो लाल रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होगा और बैगनी रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे कम होगा। ठीक है, तो याद रखिएगा दोस्तों, बैगनी रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है। आपको यहाँ सली देते हैं कि बैगनी रंग का तरंगदैर्घ्य, ठीक है, बैगनी रंग का तरंगदैर्घ्य, ठीक है, बैगनी रंग का तरंगदैर्घ्य दोस्तों क्या होता है? ये सबसे कम होता है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों, उल्टा होता है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों, अक्सर एग्जाम में सवाल देखने को मिलता है। देखिए लाल रंग, यानी कि देखिए किस रंग का यहाँ सवाल पूछा कि कौन से रंग के लिए प्रकाश का प्रकीर्णन न्यूनतम होता है दोस्तों? तो लाल रंग का जो प्रकाश का प्रकीर्णन क्या होता है? न्यूनतम। तो लाल रंग के प्रकाश के प्रकीर्णन का न्यूनतम कारण दोस्तों सूर्यास्त एवं सूर्योदय के समय जो शुरू होता है वो क्या दिखाई देता है? लाल दिखाई देता है। तो इसीलिए दिखाई देता है। ठीक है, प्रकाश के प्रकीर्णन कम होने के कारण दोस्तों सूर्यास्त और सूर्योदय के समय जो शुरू होते हैं वो क्या दिखाई देता है? तो लाल दिखाई देता है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। 4 का ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे बात करेंगे। देखिए 5 नंबर सवाल। देखिए दोस्तों 5 के सामने है कि जलप्पा दर्रा किस राज्य में स्थित है दोस्तों? ये सिक्किम में है। ठीक है, सिक्किम में दोस्तों एक और सा दर्रा है, नाथुला दर्रा, याद रखिएगा, नाथुला दर्रा। ठीक है, कहाँ है? नाथुला दर्रा। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों। ठीक है, याद रखिए दोस्तों, अगर बात करेंगे कि हिमाचल प्रदेश में दोस्तों कौन कौन सा दर्रा है, याद रखिएगा, बोमडिला दर्रा। ठीक है, बोमडिला दोस्तों कहाँ है? सॉरी, रोहतांग दर्रा बात करेंगे, रोहतांग दर्रा, रोहतांग दर्रा दोस्तों, रोहतांग दर्रा कहाँ है? तो रोहतांग जो दर्रा है ये मेन रूप से कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में। उत्तराखंड में दोस्तों कौन कौन सा दर्रा है? याद रखिएगा, माना दर्रा, नीति दर्रा, लिपुलेख दर्रा। ठीक है, माना दर्रा कहाँ है? माना दर्रा, लिपुलेख दर्रा, लिपुलेख दर्रा दोस्तों, लिपुलेख दर्रा। ठीक है, लिपुलेख दर्रा। एक है दोस्तों नीति दर्रा, कौन सा है? नीति दर्रा, ये कहाँ है दोस्तों? नीति दर्रा, लिपुलेख दर्रा, माना दर्रा दोस्तों उत्तराखंड में है। हिमाचल प्रदेश दोस्तों रोहतांग दर्रा दोस्तों, बारालाचा दर्रा दोस्तों। ठीक है, बारालाचा दर्रा। ठीक है, ये कहाँ है? बारालाचा दर्रा दोस्तों। ठीक है, यह है आपका हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना दोस्तों। अगर पूछेगा कि बोमडिला दर्रा दोस्तों कहाँ है? ये अरुणाचल प्रदेश में है, बोमडिला दर्रा, बोमडिला दर्रा दोस्तों। बोमडिला दर्रा कहाँ है? ये दोस्तों अरुणाचल प्रदेश में। दीफू दर्रा, दीफू दर्रा दोस्तों कहाँ है? दीफू दर्रा दोस्तों कहाँ है? ये भी दोस्तों अरुणाचल प्रदेश में है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों, तो इंपॉर्टेंट है दर्रा, बहुत सवाल पूछता है दोस्तों। ठीक है, तो
जेलैपा दर्रा दोस्तों कहाँ है? सिक्किम में है। सिक्किम में भी नाथुला दर्रा है। अरुणाचल प्रदेश में बोमडिला दर्रा, दिफू दर्रा। उत्तराखंड में माना दर्रा, लिपुलेख दर्रा, नीति दर्रा, ठीक है, रोहतांग दर्रा और बारालाचा दर्रा, ठीक है। ये कहाँ है? ये दोस्तों हिमाचल प्रदेश में, ठीक है। चलिए आगे बात करेंगे, अगला देखिएगा। देखिए 6 नंबर सवाल। 6 आपके सामने दोस्तों कि प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है दोस्तों? याद रखिएगा। तो ये दोस्तों प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी दोस्तों गोदावरी नदी है। क्या है? गोदावरी नदी। इसकी लंबाई कितनी होती है दोस्तों? इसकी जो लंबाई होती है आपको ध्यान रखना है 1465 किलोमीटर होती है। कितना होता है? 1465 किलोमीटर इसकी जो लंबाई होती है। ये निकलती कहाँ से दोस्तों गोदावरी नदी? ये जो निकलती है, ये आपको ध्यान रखना है, ये निकलती है, ठीक है, महाराष्ट्र के नासिक के तिरुवनंतपुरम पहाड़ी से, ठीक है, याद रखिएगा। महाराष्ट्र के, ठीक है, महाराष्ट्र के नासिक के त्र्यंबकम की पहाड़ी से, त्र्यंबकम, ठीक है, त्र्यंबकम, ठीक है, त्र्यंबकम की पहाड़ी से निकलती है। ये आपको ध्यान रखना है, यानी कि महाराष्ट्र के नासिक के त्र्यंबकम की पहाड़ी से निकलती है दोस्तों गोदावरी नदी, ठीक है। ये मेन रूप से कहाँ जाके गिर जाती है दोस्तों? ये गिरती कहाँ है दोस्तों? ये गिरती है, ये आपको ध्यान रखना है, ये बंगाल की खाड़ी में जाके गिर जाती है। कहाँ गिरती है? बंगाल की खाड़ी में जाके गिरती है, निकलती है महाराष्ट्र की खाड़ी, महाराष्ट्र के नासिक के त्रिभंगम की पहाड़ी से। गिरती कहाँ है? बंगाल की खाड़ी में गिरती है। इसकी लंबाई 1465 किलोमीटर है। गोदावरी नदी को वृद्ध गंगा भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वृद्ध गंगा कहा जाता है दोस्तों। दक्षिण की गंगा दोस्तों किसे कहा जाता है? तो दक्षिण की गंगा दोस्तों याद रखिएगा, दक्षिण की गंगा पूछेगा गोदावरी नदी को, और पूछेगा दक्षिण भारत की गंगा दोस्तों, तो दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है कावेरी नदी को। दक्षिण भारत की गंगा दोस्तों कावेरी नदी को, और दक्षिण की गंगा गोदावरी नदी को कहा जाता है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना दोस्तों। महाराष्ट्र में दोस्तों कौन सा परियोजना दोस्तों? जयकवाड़ी जो परियोजना, याद रखिएगा, जयकवाड़ी परियोजना, ठीक है, जयकवाड़ी परियोजना दोस्तों परियोजना, ठीक है, आपको ध्यान रखना है। ये किस नदी पर है दोस्तों? गोदावरी नदी पर है, ठीक है। सरदार सरोवर बांध दोस्तों किस नदी पर है? याद रखिएगा, नर्मदा नदी पर है। सरदार सरोवर बांध, सरदार सरोवर जो बांध है, ये मेन रूप से किस नदी पर है? तो नर्मदा नदी पर। नर्मदा नदी कहाँ से निकलती है दोस्तों? इसके बारे में डिस्कस करेंगे। देखिए सबसे पहले बात करेंगे महानदी दोस्तों, ठीक है। महानदी कहाँ से निकलती है दोस्तों? ये छत्तीसगढ़ से निकलती है। छत्तीसगढ़, ये किस राज्य से निकलती है दोस्तों? ये छत्तीसगढ़ है दोस्तों, छत्तीसगढ़ से निकलती है। सिहावा करके कोई दोस्तों पहाड़ी है, ठीक है, छत्तीसगढ़ के सिहावा से निकलती है। छत्तीसगढ़ में याद रखिएगा, ठीक है, छत्तीसगढ़ से निकलती है। और दोस्तों महानदी के बारे में अगर बात करते हैं, याद रखिएगा, इस पे दोस्तों भारत का सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध दोस्तों किस नदी पर है? हीराकुंड बांध है दोस्तों, हीराकुंड बांध है दोस्तों। हीराकुंड बांध कहाँ है? ये दोस्तों महानदी पर है। महानदी की लंबाई लगभग कितना है? तो इसकी जो लंबाई है लगभग बात कर रहे हैं 854 किलोमीटर। कितना है? 854 किलोमीटर लगभग है दोस्तों, ठीक है। ये एग्जैक्ट नहीं है दोस्तों, किसी किसी में 851 किलोमीटर भी दे देता है, ठीक है। तो आप लगभग याद रखिएगा 854 के आसपास दोस्तों की उसका लंबाई है महानदी का, ठीक है। महानदी कहाँ जाके गिर जाती है दोस्तों? ये गिरती है, याद रखिएगा, बंगाल की खाड़ी में। कहाँ गिरती है? बंगाल की खाड़ी में जाके गिर जाती है, बंगाल की खाड़ी में जाके गिरती है, ठीक है, महानदी, ठीक है, याद रखिएगा। अगर हम थोड़ा सा नर्मदा नदी के बारे में बात करते हैं, याद रखिएगा दोस्तों, नर्मदा नदी यहाँ पे समझिए। देखिए नर्मदा नदी जो निकलती है मेन रूप से, नर्मदा नदी दोस्तों, नर्मदा नदी याद रखिएगा, इसके बारे में बात करेंगे। तो नर्मदा नदी बताए थे दोस्तों, सरदार सरोवर बांध। नर्मदा नदी कहाँ से निकलती है? ये मध्य प्रदेश के अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है, याद रखिएगा, ठीक है। आपको ध्यान रखना है कि नर्मदा नदी जो है ये मध्य प्रदेश के अमरकंटक की पहाड़ी से, अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है, ठीक है। याद रखिएगा दोस्तों कि नर्मदा नदी जो है ये मध्य प्रदेश के अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है दोस्तों। नर्मदा नदी ये मेन रूप से कहाँ जाके गिरती है दोस्तों? ये अरब सागर में जाके गिर जाती है, अरब सागर, ठीक है। ये अरब सागर में जाके गिर, ये दोस्तों उल्टा बहने वाली नदी है, ठीक है। ये मेन रूप से ये पश्चिम की ओर बहती है दोस्तों। किस ओर बहती है? यानी पूरब से पश्चिम की ओर कौन से बहती है दोस्तों? तो नर्मदा नदी जो है ये पूरब से पश्चिम की ओर बहती है, ठीक है, यानी कि ये उल्टा बहती है दोस्तों नर्मदा नदी, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है, ये अरब सागर में जाकर गिर जाती है, ठीक है। ये मध्य प्रदेश के अमरकंटक पहाड़ी से निकलती है नर्मदा नदी, ठीक है दोस्तों। तो प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है दोस्तों? ये गोदावरी नदी है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे बात करेंगे, अगला देखिएगा 7 नंबर सवाल दोस्तों। देखिए 7 आपके सामने है कि निम्नलिखित में से किस मुगल बादशाह द्वारा
बुरहान उल मुल्क, ठीक है, बुरहान उल मुल्क की उपाधि प्रदान की गई। किसके द्वारा दोस्तों? तो सआदत खां के द्वारा। किसके द्वारा दोस्तों? सआदत खां के द्वारा। किसको दिया गया था ये जो बुरहान मुल्क उपाधि? किसको दिया गया था? तो मोहम्मद शाह को दिया गया था। मोहम्मद शाह, मोहम्मद शाह को ये उपाधि दिया गया था। किसके द्वारा? तो शहादत खां के द्वारा दिया गया था। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना दोस्तों। तो निम्नलिखित में से किस मुगल बादशाह द्वारा? तो सआदत खां के द्वारा बुरहान उल मुल्क की उपाधि दिया गया था। किसको? तो मोहम्मद शाह को दिया गया था। ठीक है, यहाँ पे दोस्तों अहमद शाह अब्दाली आप देख रहे होंगे। तो आपको हम मुझे पहले बताए थे कि 1761 में जो युद्ध हुआ था, पानीपत का तीसरा युद्ध, ठीक है, पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ था 1761 में। पानीपत का तीसरा युद्ध, ठीक है, तीसरा युद्ध जो हुआ था 1761 में हुआ था। किसके किसके बीच हुआ था? तो अहमद शाह अब्दाली यानी कि अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच हुआ था। किसके बीच? मराठा के बीच। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। आपको बताए थे कि अफगान की तरफ से कौन थे? अहमद शाह अब्दाली थे, और मराठा की तरफ से सदाशिव थे। कौन थे? सदाशिव। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे बात करेंगे। अगला देखिएगा 8 नंबर सवाल। देखिए देखिए दोस्तों, 8 नंबर सवाल आपके सामने क्या कर रहा है? बहुत बढ़िया सवाल है। सवाल है कि निमारी, निमारी एक नस्ल है दोस्तों। ये किसकी नस्ल है? ये गाय की नस्ल है। ठीक है, निमारी एक नस्ल है, गाय की नस्ल है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। ये मेन रूप से निमारी जो नस्ल है दोस्तों, ये भारत के मध्य प्रदेश में पाया जाता है। यानी कि भारत में तो पाया जाता ही है, भारत में पाया जाता है। और भारत के किस राज्य में दोस्तों? तो भारत के मध्य प्रदेश राज्य में। किस राज्य में? मध्य प्रदेश राज्य में दोस्तों ये मेन रूप से नस्ल पाई जाती है गाय की। ठीक है, निमारी, निमारी गाय की जो नस्ल होती है दोस्तों, ये मेन रूप से, ये जो गाय होती है ये मेन रूप से जो दूध देती है दोस्तों, दूध में जो वसा होता है, दूध में वसा, ठीक है, दूध में जो वसा की मात्रा होता है आपको ध्यान रखना है। दूध में वसा की जो मात्रा होता है, वसा की मात्रा कितना परसेंट होता है दोस्तों? याद रखिएगा, तो 4.9% होता है। ठीक है, ये आपको ध्यान, लगभग 5% के आसपास होता है। ठीक है, तो निमारी गाय के नस्ल में जो दूध की मात्रा होती है, दूध की में वसा की जो मात्रा होती है, वसा की मात्रा कितना परसेंट होता है? तो 4.9%, लगभग 5% के बराबर होता है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे बात करेंगे। 9 नंबर सवाल देखिएगा। देखिए 9 आपके सामने है कि भारत में विधि निर्माण सर्वोच्च निकाय कौन है दोस्तों? तो विधि निर्माण जो सर्वोच्च निकाय है वो दोस्तों संसद है। कौन है? संसद। और संसद का जो उल्लेख किया गया है, याद रखिएगा, संसद का जो उल्लेख किया गया है, आपको ध्यान रखना है, अनुच्छेद किसमें किया गया है? अनुच्छेद 79 में किया गया है। आर्टिकल 79 में, अनुच्छेद 79 में दोस्तों संसद का उल्लेख किया गया है। नीति आयोग का स्थापना दोस्तों कब हुआ था? याद रखिएगा, इसका जो स्थापना हुआ था आपको ध्यान रखना है। नीति आयोग का स्थापना दोस्तों कब हुआ था? 1 जनवरी, ठीक है, 1 जनवरी, ठीक है, 1 जनवरी 2015 में नीति आयोग का स्थापना हुआ दोस्तों। देखिए योजना आयोग की जगह पे कौन सा आयोग आया था? तो योजना आयोग की जगह पे दोस्तों नीति आयोग आया था। ठीक है, योजना आयोग, ये आपको ध्यान रखना है। सबसे बात करेंगे कि नीति आयोग के बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं। नीति आयोग का स्थापना 1 जनवरी 2015 को हुआ था। इसके जो अध्यक्ष होते हैं, इसके अध्यक्ष कौन होते हैं? नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो जो इसके अध्यक्ष होते हैं वो भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। कौन होते हैं? भारत के प्रधानमंत्री। ठीक है, भारत के प्राइम मिनिस्टर यानी कि पीएम जो होते हैं, ये कौन होते हैं? तो नीति आयोग के अध्यक्ष होते हैं। जो वर्तमान में जो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है वो कौन है? नीति आयोग के अध्यक्ष है। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है वर्तमान में? तो नीति आयोग के जो उपाध्यक्ष है, उपाध्यक्ष वर्तमान में कौन है? सुमन के बेरी है। ठीक है, सुमन के बेरी, सुमन के बेरी वर्तमान में नीति आयोग के उपाध्यक्ष है। नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे दोस्तों? ये भी आपको ध्यान रखना है। प्रथम उपाध्यक्ष याद रखिएगा वो कौन थे? अरविंद पनगड़िया थे। ठीक है, अरविंद पनगड़िया, अरविंद पनगड़िया कौन थे? अरविंद पनगड़िया नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष थे। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। देखिए नीति आयोग का यानी कि योजना आयोग का स्थापना कब हुआ था दोस्तों? तो योजना आयोग का जो स्थापना हुआ था, योजना आयोग, ठीक है, योजना आयोग का जो स्थापना हुआ था ये 15 मार्च 1950 में हुआ था। 15 मार्च 1950 को योजना आयोग का स्थापना हुआ था। योजना आयोग जहाँ पे कौन सा आयोग आया है? नीति आयोग आया है। ठीक है, राष्ट्रीय विकास परिषद का स्थापना दोस्तों कब हुआ था? ये 1951 को हुआ था। 1951 में राष्ट्रीय विकास परिषद का स्थापना हुआ। कार्यपालिका दोस्तों, अच्छा, संघ की कार्यपालिका शक्ति का उल्लेख अनुच्छेद 53 में किया गया। याद रखिएगा कि संघ की कार्यपालिका शक्ति का उल्लेख, संघ की कार्यपालिका शक्ति का उल्लेख, कार्यपालिका शक्ति का जो उल्लेख किया गया है, शक्ति का उल्लेख, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है कि संघ की कार्यपालिका शक्ति का जो उल्लेख किया गया है, आपको ध्यान रखना, अनुच्छेद 53 में किया गया है। ठीक है, अनुच्छेद 53 में। ठीक है,
अनुच्छेद 53 में संघ की कार्यपालिका शक्ति का उल्लेख किया गया है। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना दोस्तों। तो क्या हो जाएगा, भारत में विधि निर्माणी सर्वोच्च निकाय कौन है दोस्तों, वो आपका संसद है। संसद के कितने अंग होते हैं, संसद के 3 अंग होते हैं, ये भी आपको डिस्कस कर लेते हैं। संसद के कितने अंग होते हैं दोस्तों, तो 3 होते हैं। कौन कौन सा, सबसे पहले बात करेंगे तो राष्ट्रपति दोस्तों, कौन सा होता है, राष्ट्रपति। ठीक है, राष्ट्रपति दोस्तों। उसके बाद दोस्तों क्या हो जाएगा, लोकसभा दोस्तों, क्या होता है, लोकसभा। उसके बाद क्या हो जाएगा दोस्तों, राज्यसभा। क्या हो जाएगा, राज्यसभा। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो राष्ट्रपति का उल्लेख दोस्तों अनुच्छेद, राष्ट्रपति के पद का उल्लेख अनुच्छेद किसमें किया गया, अनुच्छेद 52 में किया गया है। और लोकसभा का जो उल्लेख किया गया दोस्तों, आपको ध्यान रखना है, लोकसभा को उल्लेख सरला, ठीक है, अनुच्छेद 80 में किया गया है। और राज्यसभा का जो उल्लेख किया गया है, देखिए आपको ध्यान रखना है कि लोकसभा को उल्लेख अनुच्छेद 81 में किया गया और राज्यसभा का जो उल्लेख किया गया अनुच्छेद 80 में किया गया। ठीक है, यानी राज्यसभा का उल्लेख अनुच्छेद 80 में, लोकसभा को उल्लेख अनुच्छेद 81 में। ठीक है, सरला, सा से क्या हो जाएगा, संसद। सरला आप जानवे करते होंगे। ठीक है, सरला अगर बात करेंगे, सरला, सरला, सा से क्या हो जाएगा, संसद। संसद का उल्लेख 79, राज्यसभा का उल्लेख दोस्तों क्या हो जाएगा, 80 में हो जाएगा। और लोकसभा को उल्लेख दोस्तों अनुच्छेद 81 में हो जाएगा। लोकसभा क्या किया जा सकता है, लोकसभा को भंग किया जा सकता है, राज्यसभा को भंग नहीं किया जा सकता है। लोकसभा क्या है, लोकसभा क्या है दोस्तों, अस्थायी सदन है और राज्यसभा अस्थायी सदन है। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे बात करेंगे। 10 नंबर सवाल देखिएगा। देखिए, मुरलेन राष्ट्रीय पार्क। ठीक है, मुरलेन राष्ट्रीय पार्क भारत के किस राज्य में स्थित है दोस्तों, ये मेन रूप से आपका मिजोरम में। मिजोरम दोस्तों मुरलेन है, याद रखिएगा। ये दोस्तों डम्फा वन्यजीव अभयारण्य 2 है, याद रखिएगा। डम्फा वन्यजीव अभयारण्य दोस्तों। ठीक है, डम्फा वन्यजीव अभयारण्य दोस्तों कहाँ है, मिजोरम में है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखिएगा। और मुरलेन राष्ट्रीय पार्क दोस्तों कहाँ है, ये भी दोस्तों मिजोरम में ही है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। असम की अगर बात करते हैं, याद रखिएगा, असम में दोस्तों काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क है। काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क। ठीक है, ये कहाँ है दोस्तों, ये दोस्तों आपका असम में है। काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क दोस्तों ये एक सींग वाले गेंडे के लिए प्रसिद्ध है। एक सींग वाले गेंडे के लिए, एक सींग वाले गेंडे के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों, आपको ध्यान रखना है दोस्तों। ठीक है, याद रखिएगा कि असम में काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क जो एक सींग वाले गेंडे के लिए प्रसिद्ध है। तो मुरलेन राष्ट्रीय पार्क दोस्तों भारत किस राज्य में है, ये दोस्तों मिजोरम में। मिजोरम में एक और है डम्फा वन्यजीव अभयारण्य दोस्तों। अच्छा, भारत का पहला वन्यजीव अभयारण्य यानी भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा दोस्तों, तो हेली नेशनल पार्क था। तो याद रखिएगा, भारत का जो प्रथम राष्ट्रीय उद्यान था हेली नेशनल पार्क। ठीक है, भारत का प्रथम, ठीक है दोस्तों, राष्ट्रीय पार्क क्या था, तो था दोस्तों जिसका नाम था हेली नेशनल पार्क। हेली नेशनल पार्क। ठीक है, हेली नेशनल पार्क, इसका स्थापना कब हुआ था, 1936 में हुआ था। इसका बाद दोस्तों नाम चेंज कर दिया गया, क्या कर दिया गया, तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कर दिया गया। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। फिर दोस्तों इसका नाम चेंज कर दिया गया, क्या कर दिया गया, तो जिम कॉर्बेट की जगह दोस्तों अब क्या कर दिया गया, रामगंगा नेशनल पार्क। क्या कर दिया गया है, रामगंगा नेशनल पार्क। ठीक है, तो सबसे पहले इसको क्या कर दिया गया था, हेली नेशनल पार्क का स्थापना हुआ था। ये कहाँ मेन रूप से है हेली नेशनल पार्क, ये दोस्तों उत्तराखंड में। कहाँ है, उत्तराखंड। ये भारत का प्रथम राष्ट्रीय पार्क है, इसका स्थापना 1936 में हुआ था। फिर इसको नाम चेंज करके जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। ठीक है, उसके बाद दोस्तों क्या कर दिया गया, रामगंगा नेशनल पार्क। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों। तो अच्छा, असम का पुराना नाम क्या है दोस्तों, असम का जो पुराना नाम है याद रखिए कामरूप है। क्या है, कामरूप जो है ये असम का पुराना नाम है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। असम में दोस्तों कौन सा द्वीप बनाती है, तो असम में जो ब्रह्मपुत्र नदी बनाती है, माजुली द्वीप बनाती है, माजुली द्वीप। ठीक है, ये भारत की सबसे बड़ी द्वीप है दोस्तों, माजुली द्वीप। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, जो असम में बनती है। ठीक है दोस्तों, कौन सी नदी बनाती है, ब्रह्मपुत्र नदी। ठीक है, ब्रह्मपुत्र नदी को असम में ब्रह्मपुत्र नदी के नाम से ही जाना जाता है। ठीक है, अच्छा, नागालैंड का स्थापना कब हुआ था दोस्तों, इसका जो स्थापना हुआ था ये आपको ध्यान रखना है। नागालैंड का स्थापना कब हुआ था, तो 1963 को हुआ था दोस्तों। 1963 को नागालैंड का स्थापना हुआ था। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे बात करेंगे। 11 नंबर सवाल देखिएगा। देखिए 11 आपके सामने है कि राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है, याद रखिएगा 25 जनवरी को। ठीक है, 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस। याद रखिए दोस्तों, निर्वाचन आयोग का जो स्थापना हुआ थी आपको ध्यान रखना है, निर्वाचन आयोग। समझिएगा यहाँ पे निर्वाचन आयोग के अगर बारे में बात करते हैं तो निर्वाचन आयोग का स्थापना कब हुआ था, 25 जनवरी 1950 को हुआ था। 25 जनवरी 1950 को
निर्वाचन आयोग का स्थापना हुआ था, इसलिए दोस्तों 25 जनवरी को कौन सा दिवस, तो राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। ठीक है, राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। देखिए 25 जनवरी 1950 को निर्वाचन आयोग का स्थापना हुआ था। निर्वाचन आयोग का दोस्तों उल्लेख अनुच्छेद 324 में किया गया है। ठीक है, और इसीलिए 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना। अगर बात करेंगे 25 दिसंबर को दोस्तों कौन सा दिवस मनाया जाता है, तो सुशासन दिवस। सुशासन दिवस, सुशासन दिवस जो मनाया जाता है ये 25 जनवरी को अटल बिहारी वाजपेयी जन्म दिवस पर। ठीक है, यहाँ पर लिख देते हैं अटल बिहारी वाजपेयी। ठीक है, अटल बिहारी वाजपेयी के जन्म दिवस पर। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। जन्म दिवस पर 25 जनवरी को सुशासन दिवस मनाया जाता है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। 24 जनवरी दोस्तों राष्ट्रीय बालिका दिवस, याद रखिएगा, राष्ट्रीय बालिका दिवस। ठीक है, राष्ट्रीय बालिका दिवस याद रखिएगा दोस्तों। तो कब, 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस। 22 मार्च को दोस्तों याद रखिएगा जल दिवस। ठीक है, जल दिवस 22 मार्च को। और दोस्तों बिहार दिवस भी दोस्तों कब, बिहार दिवस 22 मार्च को। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। 10 दिसंबर याद रखिएगा विश्व मानवाधिकार दिवस। ठीक है, विश्व मानवाधिकार दिवस। ठीक है, विश्व मानवाधिकार दिवस 10 दिसंबर को। 22 मार्च जल दिवस। 24 जनवरी राष्ट्रीय बालिका दिवस। अच्छा, अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस 11 अक्टूबर, याद रखिएगा अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस 11 अक्टूबर दोस्तों कब मनाया जाता है, 11 अक्टूबर। ठीक है, 11 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस। राष्ट्रीय बालिका दिवस 24 जनवरी को। तो राष्ट्रीय मतदाता दिवस दोस्तों याद रखिए कुछ इंपॉर्टेंट, जैसे कि 9 जनवरी को दोस्तों याद रखिएगा, 9 जनवरी को याद रखिएगा दोस्तों भारतीय प्रवासी दिवस। ठीक है, भारतीय प्रवासी दिवस। ठीक है, 10 जनवरी को दोस्तों विश्व हिंदी दिवस। विश्व हिंदी दिवस, ठीक है, 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस। 11 सितंबर को दोस्तों राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाता है, याद रखिएगा। 14 सितंबर को, ये आप यहाँ पे लिख देते हैं कि राष्ट्रीय हिंदी दिवस, ये भी ध्यान रखिएगा। राष्ट्रीय हिंदी दिवस दोस्तों 14 सितंबर को राष्ट्रीय हिंदी दिवस। और विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को। ठीक है, 12 जनवरी को दोस्तों याद रखिएगा, 12 जनवरी को युवा दिवस, राष्ट्रीय युवा दिवस। यहाँ पे लिख लीजिएगा राष्ट्रीय युवा दिवस, चूंकि अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस दोस्तों 12 अगस्त को। राष्ट्रीय युवा दिवस दोस्तों कब, तो राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी को। यहाँ पे लिख देते हैं अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस, अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस 12 अगस्त को। ठीक है, 12 अगस्त को। ठीक है, AUG 12 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस, ये भी ध्यान रखिएगा दोस्तों। ठीक है, और बहुत सारा चीज़ है, जैसे कि 15 जनवरी को अगर याद रखिएगा दोस्तों कि नौसेना दिवस दोस्तों याद रखिएगा। नौसेना दिवस, वो तो नौसेना दिवस दोस्तों 4 दिवस में मनाया जाता है, लेकिन वायुसेना और थल सेना दिवस। ठीक है, थल सेना दिवस याद रखिएगा, थल सेना दिवस 15 जनवरी को। 15 जनवरी को थल सेना दिवस। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, तो इंपॉर्टेंट है, ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों। तो राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है, 25 जनवरी को, राष्ट्रीय मतदाता दिवस। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बात करेंगे। अगला सवाल देखिएगा, 12 नंबर सवाल देखिए। 12 आपके सामने है कि राज्य विधायिका में धन विधेयक को केवल किसकी पूर्व सिफारिश पर प्रस्तुत किया जा सकता है दोस्तों। राज्य विधायिका में कह रहा है तो राज्यपाल। ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों, राज्यपाल के अगर याद रखिए दोस्तों, राज्यपाल के याद रखिएगा, राज्यपाल हर राज्य में एक राज्यपाल होगा, हर राज्य में एक राज्यपाल होगा। इसका जो उल्लेख किया गया है अनुच्छेद किसमें किया गया है, तो अनुच्छेद 153 में किया गया है। ठीक है, 153 में किया गया है, यानी कि हर राज्य में एक राज्यपाल होगा। इसका उल्लेख किसमें किया गया है, अनुच्छेद 153 में। याद रखिएगा,
और सवाल पूछेगा कि राज्यपाल के पद का उल्लेख, इसका जो पद का जो उल्लेख किया गया है, राज्यपाल के पद का जो उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 158 में किया गया। अनुच्छेद 158 में राज्यपाल के पद का उल्लेख किया गया है और हर राज्य में एक राज्यपाल होगा, इसका उल्लेख अनुच्छेद 153 में किया गया। ठीक है, आपको ध्यान रखना है दोस्तों। अच्छा, मुख्यमंत्री के पद का उल्लेख दोस्तों याद रखिएगा, मुख्यमंत्री के जो पद का जो उल्लेख किया गया है, यानी कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल करता है, अनुच्छेद 164 के तहत। ठीक है, अनुच्छेद 164 के तहत मुख्यमंत्री की नियुक्ति, ठीक है, याद रखिएगा, मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल आर्टिकल 164 के तहत करता है, आर्टिकल 164 के तहत करता है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, यानी कि आपको ध्यान रखना है ये दोस्तों कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा किया जाता है आर्टिकल 164 के तहत। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों। अगर बात करें कि राष्ट्रपति के जो पद का उल्लेख किया गया है, इसके जो पद का उल्लेख किया गया अनुच्छेद 52 में किया गया। ठीक है, राष्ट्रपति को दोस्तों महाभियोग की प्रक्रिया द्वारा हटाया जा सकता है। महाभियोग के प्रक्रिया द्वारा अगर राष्ट्रपति कोई चीज में उल्लंघन करता है या फिर कोई कानून को मतलब उल्लंघन कोई चीज में करता है दोस्तों, तो अगर उसको हटाना है राष्ट्रपति को, तो महाभियोग की प्रक्रिया द्वारा, ठीक है, महाभियोग की प्रक्रिया द्वारा राष्ट्रपति को हटाया जाता है अनुच्छेद, ठीक है, अनुच्छेद 61 के तहत, अनुच्छेद 61 के तहत राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है दोस्तों। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। और राष्ट्रपति को दोस्तों क्षमादान की जो शक्ति प्राप्त है, क्षमादान की शक्ति, ठीक है, क्षमादान की जो शक्ति प्राप्त है, क्षमादान की शक्ति जो प्राप्त है आर्टिकल 72 के तहत प्राप्त है। आर्टिकल 72 के तहत राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति प्राप्त है, यानी किसी को सजा को कम कर सकता है, यानी किसी के और उसको फांसी की सजा दिया गया, फांसी की सजा को भी माफ किया जा सकता है, या फिर उसके सजा कर दिया गया तो उसकी सजा को वर्ष को कम किया जा सकता है, किसके द्वारा? राष्ट्रपति द्वारा, आर्टिकल 72 के अनुसार। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो राज्य विधायिका में धन विधेयक, अच्छा धन विधेयक का उल्लेख किसमें किया गया है? तो धन विधेयक का जो उल्लेख किया गया है आर्टिकल, ये आपको ध्यान रखना है, आर्टिकल 110 में किया गया है। 110 में धन विधेयक का उल्लेख किया गया है। धन विधेयक की प्रक्रिया का उल्लेख जो किया गया है आर्टिकल 109 में किया गया है। आर्टिकल 109 में धन विधेयक की प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है। धन विधेयक का उल्लेख अनुच्छेद 110 में किया गया। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। सवाल क्या था कि राज्य विधायिका में धन विधेयक को केवल किसकी पूर्व सिफारिश पर? तो राज्यपाल की पूर्व सिफारिश पर, ठीक है, प्रस्तुत किया जा सकता है। ठीक है, और मेन रूप से जो धन विधेयक प्रस्तुत किया जाता है, ठीक है, राज्य विधायिका में मेन रूप से विधानसभा में किया जाता है। कहाँ किया जाता है? विधानसभा। ठीक है, राज्य विधायिका की अगर बात करेंगे तो ऐसे तो धन विधेयक दोस्तों किसमें प्रस्तुत किया जाता है? केंद्र में दोस्तों लोकसभा में, ठीक है, राज्य में विधानसभा में प्रस्तुत किया जाता है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों। चलिए आगे बात करेंगे। अगला सवाल देखिएगा, देखिए 13 नंबर सवाल। 13 आपके सामने है कि गांधी इरविन समझौता दोस्तों किस वर्ष में हुआ था? देखिए गांधी इरविन जो समझौता हुआ था, आपको ध्यान रखना है, ये 5 मार्च 1931 को हुआ था। 5 मार्च 1931 को गांधी और इरविन के बीच समझौता हुआ था। गांधी और इरविन के बीच समझौता हुआ था, जिसे बोलते हैं क्या? गांधी इरविन समझौता। ये 1931 में हुआ था। ठीक है, डेट अगर पूछेगा तो क्या हो जाएगा? 1931, 5 मार्च 1931। दोस्तों गांधी इरविन समझौता जो हुआ था किस वर्ष हुआ था? ये 1931 में हुआ था, याद रखिएगा। 5 मार्च 1931 को गांधी और इरविन के बीच समझौता हुआ था दोस्तों। 1932 की अगर बात करें, याद रखिएगा, ये पूना पैक्ट हुआ था। ठीक है, पूना पैक्ट कब हुआ था? तो पूना पैक्ट 1932 में हुआ था। किसके बीच? तो ये दोस्तों पूना पैक्ट जो हुआ था, याद रखिएगा, ये महात्मा गांधी, ठीक है, महात्मा गांधी और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के बीच। ठीक है, और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, ठीक है, याद रखिएगा कि पूना पैक्ट जो हुआ था 1932 में महात्मा गांधी और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के बीच हुआ था। ठीक है, आपको ध्यान रखना है। 5 मार्च 1931 को गांधी और इरविन के बीच समझौता हुआ था। 1930 में दोस्तों कौन सा यात्रा हुआ था? दांडी यात्रा। ठीक है, दांडी यात्रा जो हुआ था, आपको ध्यान रखना है, नमक कानून का जो विरोध किया गया 1930 में हुआ था। यानी 22, ये आपको ध्यान रखना है कि 12 मार्च 1930 को प्रारंभ हुआ था दांडी यात्रा। 12 मार्च 1930 को प्रारंभ हुआ था और ये कब तक चला था? तो 6 अप्रैल 1930 तक। कब तक? 6 अप्रैल 1930 तक चला था। ठीक है, ये दांडी यात्रा दोस्तों 24 दिन तक चला था। इनमें से 78 लोगों ने भाग लिया था दोस्तों इस यात्रा में। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना दोस्तों। लगभग 388 यानी 385 किलोमीटर चलकर इस नमक कानून का विरोध किया गया था दोस्तों महात्मा गांधी के द्वारा। दांडी यात्रा जो हुआ था बहुत इंपॉर्टेंट है। 1929 में दोस्तों कौन सा हुआ था? याद रखिएगा, 1929 में लाहौर अधिवेशन, याद रखिएगा, लाहौर अधिवेशन हुआ था। ठीक है, लाहौर अधिवेशन। ठीक है, लाहौर जो अधिवेशन हुआ था, आपको ध्यान रखना है, ये कब हुआ था? ये 1929 में हुआ था। जिसकी अध्यक्षता कौन किए थे? तो जवाहरलाल नेहरू ने किया था। जवाहरलाल
लाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू दोस्तों लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे, ठीक है। ये 1929 में हुआ था, ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट दोस्तों, प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था, याद रखिएगा कि प्रथम गोलमेज सम्मेलन, गोलमेज जो सम्मेलन हुआ था, प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था, ये मेन रूप से 1930 में हुआ था, ठीक है। द्वितीय जो गोलमेज सम्मेलन हुआ था, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन याद रखिएगा, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन दोस्तों कब हुआ था, ये 1931 में हुआ था। तृतीय जो गोलमेज सम्मेलन हुआ था, तृतीय गोलमेज सम्मेलन ये 1932 में हुआ था, ठीक है। ये डेट याद रखिएगा। तीनों गोलमेज सम्मेलन में कौन भाग लिए थे, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर तीनों गोलमेज सम्मेलन भाग लिए थे। और द्वितीय गोलमेज सम्मेलन दोस्तों महात्मा गांधी भाग लिए थे, ठीक है। महात्मा गांधी तो भाग लिए थे, महात्मा गांधी जो भाग लिए थे वो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन भाग लिए थे, ठीक। तीनों जो गोलमेज सम्मेलन हुआ था ये लंदन में हुआ था, कहाँ हुआ था, लंदन, ठीक है। ये भी आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर डेट आपको ध्यान रखना है 1931 में, ठीक है। अच्छा 1931 का एक और डेट याद रखिएगा, ये कि 1931 में दोस्तों कौन सा अधिवेशन हुआ था, याद रखिएगा, तो कराची अधिवेशन हुआ था, कराची अधिवेशन, ठीक है। कराची अधिवेशन जो हुआ था आपको ध्यान रखना है, कराची अधिवेशन की जो अध्यक्षता कौन किए थे, तो कराची अधिवेशन की अध्यक्षता सरदार वल्लभ भाई पटेल किए थे। कराची अधिवेशन 1931 में हुआ था। चलिए आगे बात करेंगे। अगला सवाल देखिएगा, देखिए 14 नंबर सवाल। 14 आपके सामने है कि मानव के शरीर की कौन सी धमनी अशुद्ध रक्त को ले जाती है दोस्तों, याद रखिए दोस्तों, फुसफुस धमनी, ठीक है। फुसफुस धमनी क्या करती है दोस्तों, ये अशुद्ध रक्त को ले जाती है। और फुसफुस जो सीरा है ये शुद्ध रक्त को ले जाती है, ठीक है। शुद्ध रक्त को ले जाती है दोस्तों, शुद्ध रक्त को, ठीक है, शुद्ध रक्त को। और दोस्तों फुसफुस धमनी क्या करती है, ये अशुद्ध रक्त को ले जाती है, अशुद्ध रक्त, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। रक्त का पीएच मान कितना दोस्तों, तो रक्त का जो पीएच मान होता है आपको ध्यान रखना है, पीएच मान कितना होता है, 7.4 होता है, कितना होता है, 7.4 याद रखिए रक्त का पीएच मान। अच्छा आपको ध्यान रखना है, देखिए दोस्तों, ये दोस्तों सीरा होता है, क्या होता है, सीरा। सीरा क्या करता है दोस्तों, सीरा क्या करता है आपको ध्यान रखना है, सीरा क्या करता है, तो सीरा जो है अशुद्ध रक्त को ले जाता है, अशुद्ध रक्त, सीरा दोस्तों अशुद्ध रक्त को ले जाता है। और दोस्तों एक होता है धमनी, धमनी जो होता है ये मेन रूप से शुद्ध रक्त को ले जाता है, ठीक है। देखिए इसका उल्टा है दोस्तों, यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि फुसफुस धमनी क्या कर रहा है, अशुद्ध रक्त को ले जा रहा है दोस्तों, फुसफुस धमनी। और यहाँ पे जो धमनी है सिर्फ ये शुद्ध रक्त को ले जा रहा है, ठीक है। तो दोस्तों फुसफुस सीरा जो है ये क्या कर रहा है, ये शुद्ध रक्त को ले जा रहा है, और सिर्फ जो सीरा है वो अशुद्ध रक्त को ले जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ आपको याद रखिएगा दोस्तों, फुसफुस धमनी, फुसफुस सीरा, और सिर्फ सीरा और सिर्फ धमनी, ये आपको ध्यान रखना है। तो मानव के शरीर की कौन सी धमनी जो है ये अशुद्ध रक्त ले जाती है दोस्तों, फुसफुस धमनी, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों। चलिए आगे बात करेंगे। 15 नंबर सवाल देखिएगा। देखिए दोस्तों 15 नंबर सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है सवाल दोस्तों। सवाल आपके सामने क्या है, सवाल है कि भारतीय संविधान के अनुसार दल बदल कानून का उल्लेख किस अनुसूची में किया गया है दोस्तों। तो दल बदल कानून का जो उल्लेख किया है दोस्तों ये 10वीं अनुसूची में किया गया है, ठीक है। 10वीं अनुसूची में दोस्तों दल बदल कानून है, दल बदल कानून, ठीक है। देखिए दल बदल कानून को जो जोड़ा गया दोस्तों किस संविधान संशोधन के तहत, याद रखिएगा, तो 52वां संविधान संशोधन के तहत दोस्तों, 52वां संविधान संशोधन, ठीक है। 52वां संविधान संशोधन 1985 के तहत, 1985 में हुआ था, ठीक है। आपको ध्यान रखना 52वां संविधान संशोधन कब हुआ था, 1985 के तहत 10वीं अनुसूची में दोस्तों 10वीं अनुसूची को जोड़ा गया था, ठीक है। 10वीं अनुसूची में क्या है, दल बदल कानून है, ठीक है। आपको ध्यान रखना है। और दल बदल कानून को 52वां संविधान संशोधन 1985 के तहत जोड़ा गया था। 8वीं अनुसूची में क्या है दोस्तों, याद रखिएगा, तो 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है, 22 भाषाओं का जो उल्लेख किया गया है, 22 भाषाओं का उल्लेख, ठीक है। इसका जो उल्लेख किया गया है, 22 भाषाओं का जो उल्लेख किया गया है ये 8वीं अनुसूची में किया गया है। 5वीं अनुसूची में क्या है दोस्तों, याद रखिएगा, अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, यहाँ पर लिख देते हैं, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति का उल्लेख किया गया है, अनुसूचित जनजाति, ठीक है, जनजाति का उल्लेख किया गया दोस्तों, ठीक है, अनुसूचित जाति। अच्छा दोस्तों हम आपको एक इससे पहले एक सवाल बताए थे कि राष्ट्रीय विकास परिषद का स्थापना कब हुआ था, 1951 में, दोस्तों गलत है। राष्ट्रीय विकास परिषद का जो स्थापना हुआ था ये 1952 में हुआ था, आप लोग सुधार लीजिएगा कि राष्ट्रीय विकास परिषद का स्थापना कब हुआ था, 1952 में, ठीक है। आपको दोस्तों याद आ गया था कि राष्ट्रीय विकास परिषद का स्थापना 1951 में नहीं हुआ था बल्कि 1952 में हुआ था, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना दोस्तों। तो 5वीं अनुसूची में दोस्तों किसका उल्लेख किया गया है, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति का उल्लेख किया गया है। 6ठी अनुसूची की अगर बात करें दोस्तों, 6ठी अनुसूची में 4 राज्य के उल्लेख किया गया है दोस्तों, असम, ठीक है, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, असम, मेघालय,
त्रिपुरा, मिजोरम, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों। असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, इसमें 4 राज्य का उल्लेख किया गया है। 5वीं अनुसूची में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति यानी SC ST, ठीक है। 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है, ठीक है। 10वीं अनुसूची में दल बदल कानून है, और दल बदल कानून को दोस्तों 52वां संविधान संशोधन 1985 के तहत जोड़ा गया था। और 9वीं अनुसूची में क्या है दोस्तों, तो ये है 9वीं अनुसूची में, याद रखिएगा, भूमि सुधार है। क्या है? भूमि सुधार, भूमि सुधार, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। भूमि सुधार का जो उल्लेख किया गया है ये है 9वीं अनुसूची में। अच्छा, 9वीं अनुसूची को कब जोड़ा गया था, याद रखिएगा, प्रथम संविधान संशोधन 1951 के तहत, ठीक है। प्रथम संविधान संशोधन, प्रथम संविधान, देखिए, प्रथम संविधान संशोधन कब हुआ था? ये 1951 में हुआ था, 1951, ठीक है, 1951, यानी कि प्रथम संविधान संशोधन 1951 के तहत 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया था। 9वीं अनुसूची में क्या है दोस्तों? भूमि सुधार है। क्या है दोस्तों? भूमि सुधार, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो भारतीय संविधान के अनुसार दल बदल कानून का उल्लेख किस अनुसूची में किया गया है? तो 10वीं अनुसूची में किया गया है दल बदल कानून का उल्लेख, ठीक है। चलिए अगला देखिएगा, 16 नंबर सवाल देखिए। 16 के सामने है कि निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया वस्तु को सीधे ठोस में परिवर्तन करता है दोस्तों? यानी कि ठोस से सीधे गैस में बदलता है कौन दोस्तों? ऊर्ध्वपातन। याद रखिएगा, ऊर्ध्वपातन क्या करता है? ऊर्ध्वपातन क्या करता है दोस्तों? ठोस को सीधे गैस में बदल देता है, ठीक। क्या करता है? ठोस को दोस्तों सीधे गैस में बदल क्या कहलाता है? तो ऊर्ध्वपातन कहलाता है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों। चलिए आगे बात करेंगे। देखिए 17 नंबर सवाल। 17 आपके सामने है कि आहार नाल की सबसे बाहरी परत कहलाती है दोस्तों, याद रखिएगा, सीरोसा कहलाती है, ठीक है, सीरोसा, ठीक है, यानी आहार नाल की सबसे बाहरी परत कहलाती है सीरोसा, और आहार नाल की सबसे भीतरी परत दोस्तों म्यूकोसा कहलाती है, ठीक है, याद रखिएगा, आहार नाल की, ठीक है, आहार नाल की सबसे या दोस्तों बाहरी परत है दोस्तों भीतरी परत। आहार नाल की भीतरी परत क्या कहलाती है? भीतरी परत, ठीक है, याद रखिएगा, तो ये म्यूकोसा कहलाती है, यानी आहार नाल की भीतरी परत म्यूकोसा, और आहार नाल की सबसे बाहरी परत दोस्तों सीरोसा कहलाती है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों, ठीक है। चलिए देखिए 18 नंबर सवाल देखिएगा। 18 के सामने है कि ग्रेफाइट, ठीक है, ग्रेफाइट में कार्बन के परमाणु एक दूसरे से निम्नलिखित बंधों में से किसके द्वारा जुड़े होते हैं दोस्तों? तो ये सहसंयोजी बंध द्वारा, ठीक है, आपको ध्यान रखना है कि सहसंयोजी बंध द्वारा जुड़े रहते हैं, ठीक है। ग्रेफाइट में कार्बन के परमाणु जो होते हैं एक दूसरे से सहसंयोजी बंध के द्वारा जुड़े होते हैं, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। ग्रेफाइट की अगर बात करें यहाँ पे समझिएगा, कार्बन के कितने अप्रूप होते हैं? तो कार्बन के दोस्तों 2 अप्रूप होते हैं। कौन कौन सा? कार्बन के 2 अप्रूप होते हैं, अप्रूप, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। कितने अप्रूप होते हैं कार्बन के? तो 2 अप्रूप होते हैं। कौन कौन सा? ये दोस्तों हीरा होता है, ग्रेफाइट होता है, ठीक है। प्रथम क्या हो जाएगा? हीरा होता है दोस्तों, हीरा। दूसरा क्या हो जाएगा दोस्तों? ग्रेफाइट। क्या हो जाएगा? हीरा और ग्रेफाइट, ठीक है, हीरा दोस्तों हीरा होता है, दोस्तों क्या हो जाएगा? ग्रेफाइट, ठीक है, क्या हो जाएगा? ग्रेफाइट, ग्रेफाइट होता है दोस्तों, ठीक है, याद रखिएगा। हीरा दोस्तों, हीरा का अपवर्तनांक कितना होता है? याद रखिएगा, हीरा का जो अपवर्तनांक होता है आपको ध्यान रखना है, हीरा का अपवर्तनांक कितना होता है? 2.42 होता है, 2.42, यानी सबसे ज्यादा अपवर्तनांक किसका होता है? हीरा का होता है, यह भी आपको ध्यान रखना है। तो कार्बन के 2 अप्रूप होते हैं, हीरा और ग्रेफाइट। ग्रेफाइट दोस्तों क्या होता है? ये विद्युत का, ये मुलायम होता है दोस्तों, बहुत मुलायम होता है ग्रेफाइट, और ये दोस्तों विद्युत का सुचालक होता है, ठीक है, विद्युत का सुचालक होता है, सुचालक, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। ग्रेफाइट दोस्तों ये अधातु होता है। क्या होता है? अधातु, ठीक है, ग्रेफाइट अधातु के साथ साथ विद्युत का सुचालक होता है, ये बहुत बड़ी बात है दोस्तों, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। कार्बन के 2 अवयव होते हैं, हीरा और ग्रेफाइट, ठीक है। तो ग्रेफाइट में कार्बन के परमाणु एक दूसरे से निम्नलिखित बंधों में से किसके द्वारा जुड़े होते हैं? तो ये सहसंयोजी द्वारा जुड़े होते हैं, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो ग्रेफाइट का जो उपयोग किया जाता है स्नेहक के रूप में किया जाता है, स्नेहक, इसका जो उपयोग किया जाता है दोस्तों स्नेहक के रूप में किया जाता है, स्नेहक के रूप में, ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे बात करेंगे। देखिए 19 नंबर सवाल देखिए। 19 आपके सामने है कि विद्युत मोटर एक युक्ति है जो कि विद्युत ऊर्जा को मुख्यतः यांत्रिक ऊर्जा, किसमें दोस्तों? यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है दोस्तों। किसको? किस ऊर्जा में? तो यांत्रिक ऊर्जा, ठीक है, आपको ध्यान रखना है। देखिए डायनमो क्या करता है दोस्तों? याद रखिएगा, डायनमो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन बदलता है? डायनमो, ठीक है, यांत्रिक ऊर्जा को, ठीक, याद रखिएगा कि यांत्रिक ऊर्जा को, ठीक है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, विद्युत
ऊर्जा में कौन बदलता है, तो याद रखिएगा डायनमो बदलता है, डायनमो, डायनमो, ठीक है, यानी यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में डायनमो बदलता है, ठीक है। अब विद्युत मोटर क्या करता है, विद्युत मोटर जो है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों, ठीक है। और दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि माइक्रोफोन क्या करता है, माइक्रोफोन, ठीक है, माइक्रोफोन के अगर बारे में बात करते हैं तो ये ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, विद्युत ऊर्जा, आपको ध्यान रखना है दोस्तों, विद्युत ऊर्जा, ठीक है। तो माइक्रोफोन क्या करता है, ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, डायनमो क्या करता है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, और यांत्रिक जो क्या करता है दोस्तों, ये विद्युत ऊर्जा को मेन रूप से विद्युत मोटर क्या करता है दोस्तों, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए देखिए 20 नंबर सवाल, 20 आपके सामने है कि जाग्रोस पर्वत किस देश में स्थित है दोस्तों, ये ईरान में है, कहाँ है दोस्तों, ईरान, ठीक है। जाग्रोस पर्वत की सबसे ऊंची चोटी क्या है दोस्तों, ये याद रखिएगा, इसकी जो सबसे ऊंची चोटी है, सबसे ऊंची चोटी दोस्तों क्या है, तो जादकुह है, जादकुह, ठीक है, जादकुह जो है दोस्तों याद रखिएगा, जादकुह ये क्या है, जादकुह है, ये जाग्रोस पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है दोस्तों, जादकुह, ये दोस्तों ईरान में, ईरान का राजधानी क्या होता है, तेहरान होता है, क्या होता है, तेहरान। इराक की राजधानी दोस्तों क्या होता है, याद रखिए, इराक की राजधानी दोस्तों बगदाद होता है, क्या होता है, बगदाद, ठीक है, आपको ध्यान रखना है दोस्तों। दमिश्क दोस्तों, दमिश्क, ठीक है, दमिश्क, ठीक है, दमिश्क जो होता है, दमिश्क ये सीरिया की राजधानी होता है। लेबनान की राजधानी दोस्तों क्या होता है, बेरूत, क्या होता है, बेरूत, ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों। सीरिया और दोस्तों लेबनान पे दोस्तों एक पर्वत है, सीरिया और लेबनान के बॉर्डर पर दोस्तों हरमन पर्वत है, हरमन, ठीक है, हरमन पर्वत है दोस्तों, हरमन पर्वत, ठीक है, आपको ध्यान रखना है कि सीरिया और लेबनान के बॉर्डर पर दोस्तों एक पर्वत है जिसका नाम है दोस्तों हरमन पर्वत, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो जाग्रोस पर्वत दोस्तों किस देश में स्थित है, ये ईरान में स्थित है, ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों। इराक दोस्तों जिसका राजधानी क्या होता है, बगदाद, सीरिया राजधानी दोस्तों दमिश्क होता है, और लेबनान का दोस्तों बेरूत होता है, ठीक है। और दोनों जो बॉर्डर पे है दोस्तों हरमन पर्वत है, सीरिया और लेबनान के बॉर्डर पर कौन सा पर्वत है, हरमन पर्वत है, ठीक है, याद रखिएगा। 21 नंबर सवाल देखिए, 21 आपके सामने है कि निम्नलिखित में से किसने ठगी के उन्मूलन से संबंधित सुधार लागू किए है, ठीक है। तो सुधार लागू किया था लॉर्ड विलियम बेटिंग, किसने किया था, लॉर्ड विलियम बेटिंग दोस्तों ठगी के उन्मूलन से संबंधित सुधार लागू किए थे। ठगी प्रथा को अंत किसने किया था दोस्तों, याद रखिएगा, ठगी प्रथा को अंत भी किए थे यही, ठगी प्रथा को अंत किसने किया था, तो ठगी प्रथा को अंत दोस्तों किसने किए थे, तो लॉर्ड विलियम बेटिंग ने ही, ठीक है। कब, तो 1830 में, ठीक है, 1830 में, यानी कि ठगी प्रथा को अंत किसके द्वारा किया गया था, तो लॉर्ड विलियम बेटिंग द्वारा ठगी प्रथा को अंत 1830 में किया गया था। सती प्रथा को दोस्तों इन्होंने अंत किया था, याद रखिएगा, सती प्रथा, ठीक है, यानी सती प्रथा को अंत किए थे 1829 में, कब किए थे, 1829 में सती प्रथा को अंत किया गया था, ठीक है, आपको ध्यान रखना है दोस्तों। सती प्रथा को अंत किसने किया था, 1829 में। और लॉर्ड विलियम बेटिंग ने दोस्तों याद रखिएगा 1835 में, ठीक है, कलकत्ता मेडिकल कॉलेज का स्थापना किए थे, याद रखिएगा कि 1835 में, यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक है, देखिए याद रखिएगा कि लॉर्ड विलियम बेटिंग दोस्तों याद रखिएगा 1835 में, ठीक है, कलकत्ता में दोस्तों, ठीक है, कलकत्ता मेडिकल कॉलेज का स्थापना किए थे, कलकत्ता मेडिकल कॉलेज, याद रखिएगा कि कलकत्ता मेडिकल कॉलेज की स्थापना किसने किए थे, लॉर्ड विलियम बेटिंग ने कब किए थे, 1835 में किए थे, यह भी आपको ध्यान रखना है। लॉर्ड डॉल्हौसी दोस्तों याद रखिएगा, इनका सबसे पहले बात है कि 16 अप्रैल 1853 को प्रथम रेलगाड़ी जो चलाया गया था, 16 अप्रैल 1853 को दोस्तों जो प्रथम रेलगाड़ी चलाया गया था किसके शासनकाल में, लॉर्ड डॉल्हौसी शासनकाल में। कब से कब तक चला था, तो मुंबई से थाने के बीच, कहाँ से कहाँ तक, मुंबई से थाने के बीच कितना किलोमीटर, तो 34 किलोमीटर, कितना किलोमीटर, 34 किलोमीटर, ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है दोस्तों। अच्छा, लॉर्ड डॉल्हौसी दोस्तों याद रखिएगा, इन्होंने हड़प का सिद्धांत दिया था दोस्तों। हड़प नीति का सिद्धांत किसका है, हड़प नीति का सिद्धांत, हड़प नीति का जो सिद्धांत था, नीति का सिद्धांत किसने दिया था, इनका दोस्तों इनका है हड़प नीति का सिद्धांत। सबसे पहले दोस्तों किसको हड़पा था दोस्तों, सबसे पहले सतारा को हड़पा था, सतारा को, ठीक है। कब हड़पा था इन्होंने, 1848 में हड़प लिया था। उसके बाद दोस्तों अवध को हड़प लिया था, यानी अवध को जो हड़प लिए थे वो 1856 में हड़प लिए थे, 1856 में, यानी कि हड़प नीति के अनुसार दोस्तों सतारा को सबसे पहले हड़पा था।
1848 में। उसके बाद दोस्तों अवध को हड़पा था कुशासन के आधार पर। अवध को कुशासन के आधार पर 1856 में हड़प नीति के द्वारा लॉर्ड डलहौजी की दोस्तों हड़प लिया गया था 1856 में। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। हड़प नीति को दोस्तों क्या कहा जाता है? तो हड़प नीति के सिद्धांत को डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है? डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है दोस्तों। लॉर्ड लिटन दोस्तों याद रखिएगा, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किसने लाया था दोस्तों? वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो लाए थे, प्रेस एक्ट किसके द्वारा लाया गया था? वो 1878 में लॉर्ड लीटन के द्वारा लाया गया था। लॉर्ड लीटन ने दोस्तों वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को 1878 में लाया था। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को रद्द किसने किया था? लॉर्ड रिपन। ठीक है, याद रखिएगा, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को रद्द किया था दोस्तों। किसने किया था? तो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को रद्द किया था लॉर्ड रिपन ने। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। लाया किसने था? तो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लाया दोस्तों लॉर्ड लिटन ने। कब? 1878 में। लेकिन रद्द किसने किया था? लॉर्ड रिपन ने। ठीक है, याद रखिएगा। लॉर्ड रिपन के बारे में बात करते हैं दोस्तों, याद रखिएगा, इन्होंने 1881 में दशकीय आधार पर जो जनगणना शुरू हुआ था, दशकीय आधार पर जनगणना। ठीक है, दशकीय आधार पर गणना। ठीक है, जनगणना जो शुरू किया गया था 1881 में। ठीक है, कब? 1881 में, याद रखिएगा। दशकीय आधार पर जो जनगणना शुरू किया गया था 1881 में, वो लॉर्ड रिपन काल में शुरू किया गया था। ठीक है, स्थानीय स्वशासन जनक कैसे कहा जाता है? तो लॉर्ड रिपन को स्थानीय स्वशासन का जनक भी कहा जाता है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों। ठीक है, चलिए, तो 21 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा दोस्तों? सी हो जाएगा। सवाल क्या था कि किसने ठगी के उन्मूलन से संबंधित सुधार लागू किए? लॉर्ड विलियम बेंटिंग। और लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने दोस्तों ठगी को अंत भी किया था। कब? 1830 में। ठीक है, चलिए देखिए 22 नंबर, उदयपुर का वन्य जीव अभ्यारण्य। ठीक है, सवाल क्या है कि उदयपुर वन्य जीव अभ्यारण्य दोस्तों कहाँ है? ये दोस्तों बिहार में। कहाँ है दोस्तों? बिहार में। बिहार में कौन कौन सा है दोस्तों, इसी की बात करेंगे। वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान दोस्तों, याद रखिएगा, वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान। वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान दोस्तों कहाँ है? तो ये राष्ट्रीय उद्यान जो है आपको ध्यान रखना है, ये दोस्तों बिहार में दोस्तों भीम बांध वन्य जीव अभ्यारण्य दोस्तों, याद रखिएगा, भीम बांध वन्य जीव अभ्यारण्य दोस्तों, ये कहाँ है? ये भी दोस्तों कहाँ है? ये दोस्तों बिहार में। ठीक है, तो उदयपुर वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ है दोस्तों? ये बिहार में है। ठीक है, बिहार का स्थापना कब हुआ दोस्तों, याद रखिएगा, तो बिहार का स्थापना 22 मार्च 1912 को हुआ था। 22 मार्च 1912 को बिहार का स्थापना हुआ था। बिहार में दोस्तों कितना जिला है, याद रखिएगा, इसमें जिलों की संख्या दोस्तों याद रखिएगा, जिलों की संख्या 38 है। कितना है बिहार में दोस्तों? कितने प्रमंडल है? 9 प्रमंडल है। ठीक है, प्रमंडल याद रखिएगा दोस्तों, प्रमंडल कितना है? 9 प्रमंडल है। ठीक है, याद रखिएगा। बिहार में लोकसभा सीट कितनी है दोस्तों, याद रखिएगा, लोकसभा सीट कितनी है बिहार में? तो 40 लोकसभा सीट है। कितना है दोस्तों बिहार में? राज्यसभा सीट कितना है? 243। राज्यसभा सीट दोस्तों कितना है? राज्यसभा सीट 243 है। ठीक है, मध्य प्रदेश का स्थापना दोस्तों कब हुआ था? तो ये 1956 में हुआ था। 1956 में मध्य प्रदेश का स्थापना हुआ दोस्तों। सबसे ज़्यादा दोस्तों वन कहाँ पाया जाता है? जंगल मध्य प्रदेश में। सबसे ज़्यादा दोस्तों बाघ कहाँ पाया जाता है? दोस्तों मध्य प्रदेश में पाया जाता है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों। ठीक है, तो उदयपुर वन्य जीव अभ्यारण्य दोस्तों कहाँ है? बिहार में है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए आगे बात करेंगे। अगला देखिएगा 23 नंबर सवाल देखिए। 30 आपके सामने है कि राज्यसभा का धन विधेयक को कितने दिनों के लिए रोक सकता है दोस्तों? 14 दिन के लिए। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है कि राज्यसभा जो है धन विधेयक को कितने दिनों के लिए रोक सकता है दोस्तों? तो 14 दिनों के लिए रोक सकता है। देखिए धन विधेयक दोस्तों, इसका जो उल्लेख किया गया है अनुच्छेद, याद रखिएगा, अनुच्छेद 110 में किया गया है। ठीक है, अनुच्छेद 110 में दोस्तों धन विधेयक का उल्लेख किया गया है। याद रखिएगा, अनुच्छेद 109 में धन विधेयक की प्रक्रिया है। ठीक है, धन विधेयक की जो प्रक्रिया है, ये अनुच्छेद 109 में है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। धन विधेयक प्रक्रिया अनुच्छेद 109 में, धन विधेयक का उल्लेख अनुच्छेद 110 में। ठीक है, और राज्यसभा जो है धन विधेयक को कितने दिनों के लिए रोक सकती है? तो 14 दिन के लिए रोक सकती है। धन विधेयक दोस्तों कहाँ प्रस्तुत किया जाता है? तो धन विधेयक जो प्रस्तुत किया जाता है, सबसे पहले दोस्तों लोकसभा में किया जाता है। कहाँ किया जाता है? लोकसभा में। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों। अगर बात करेंगे
कि सबसे पहले विधान विधेयक को लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है। अगर बात करेंगे राज्यसभा के बारे में समझिएगा, देखिए राज्यसभा, राज्यसभा, ठीक है। देखिए दोस्तों राज्यसभा क्या है दोस्तों, ये एक अस्थाई सदन है। क्या है? अस्थाई, ठीक है, अस्थाई सदन है दोस्तों, ठीक है, आपको ध्यान रखना है। राज्यसभा का दोस्तों भंग नहीं किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता है, किया जा सकता है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। राज्यसभा को भंग नहीं किया जा सकता। राज्यसभा क्या है? ये एक अस्थाई सदन है। राज्यसभा का जो उल्लेख किया गया है अनुच्छेद आर्टिकल में, आपको ध्यान रखना है, आर्टिकल, राज्यसभा का जो उल्लेख किया गया आर्टिकल, अगर बात करेंगे आर्टिकल 80 में किया गया, राज्यसभा को उल्लेख आर्टिकल 80 में किया गया है, ठीक है। और राज्यसभा में दोस्तों, राज्यसभा में अधिकतम सीटों की संख्या कितनी हो सकती है, याद रखिएगा। तो राज्यसभा में अधिकतम सीटों की संख्या, ठीक है, 250 हो सकती है। राज्यसभा में अधिकतम सीटों की संख्या दोस्तों, अधिकतम सीटों की संख्या जो हो सकती है 250 हो सकती है। ऐसा दोस्तों कितना होता है? 245 होता है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए देखिए 24 नंबर सवाल। 24 आपके सामने है कि निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य शैली केरल से संबंधित नहीं है। तो याद रखिए दोस्तों, केरल से संबंधित नहीं है। देखिए सबसे पहले दोस्तों कथकली क्या दोस्तों, केरल से संबंधित है। मोहिनीअट्टम दोस्तों केरल से संबंधित है। और कुडियाट्टम ये भी केरल से संबंधित है। भरतनाट्यम क्या है? ये केरल से संबंधित नहीं है। भरतनाट्यम जो है तमिलनाडु से संबंधित। कहाँ से है? तमिलनाडु, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है कि भरतनाट्यम जो दोस्तों किससे संबंधित? तमिलनाडु। कथकली, ठीक है, और ये जो दोस्तों आप तीनों देख रहे हैं, कथकली, मोहिनीअट्टम, कुडियाट्टम, ये तीनों जो दोस्तों ये केरल से संबंधित है। कहाँ से है? केरल के दोस्तों, केरल से संबंधित है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। बात करेंगे दोस्तों ओडिसी, दोस्तों ओडिसी जो है, ओडिसी ये दोस्तों कहाँ के नृत्य शैली है? ओडिसी ये दोस्तों उड़ीसा की है, ठीक है, कहाँ के है? उड़ीसा, ठीक है। बात करेंगे फिर दोस्तों मणिपुरी, दोस्तों मणिपुरी दोस्तों कहाँ की नृत्य शैली है? ये दोस्तों मणिपुर का है, मणिपुर का है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना दोस्तों, ठीक है। कुचिपुड़ी दोस्तों कहाँ का है? कुचिपुड़ी दोस्तों ये दोस्तों कहाँ का? कुचिपुड़ी, याद रखिएगा। कुचिपुड़ी दोस्तों ये आंध्र प्रदेश का है, आंध्र प्रदेश का, ठीक है, आंध्र प्रदेश का दोस्तों कुचिपुड़ी है, ठीक है, ठीक है, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का। असम का पूछे दोस्तों बिहू, बिहू कहाँ का है दोस्तों? बिहू जो नृत्य है ये कहाँ का है? ये असम का नृत्य है बिहू, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना। बिहू कहाँ का नृत्य है दोस्तों? असम का है, ठीक है। जैसे बात करेंगे गिद्दा भांगड़ा दोस्तों, ये पंजाब का है, गिद्दा और भांगड़ा। घूमर दोस्तों कहाँ का है? घूमर दोस्तों राजस्थान का है, ठीक है। घूमर जो नृत्य है दोस्तों ये कहाँ का है? राजस्थान का, राजस्थान। यक्षगान दोस्तों, यक्षगान याद रखिएगा। यक्षगान दोस्तों ये मेन रूप से कर्नाटक का है, ठीक है, कर्नाटक, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों। भरतनाट्यम दोस्तों कहाँ का है? तमिलनाडु का, ठीक है। मोहिनीअट्टम दोस्तों केरल का है। कुडियाट्टम और कथकली ये मेन रूप से कहाँ का है? केरल का है, ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है दोस्तों। कथक अगर बात करें, कथक दोस्तों कहाँ का है? कथक याद रखिएगा। कथक अगर पूछेगा दोस्तों, कथक ये उत्तर प्रदेश का है। कहाँ का है? उत्तर प्रदेश का दोस्तों कथक है, ठीक है, उत्तर प्रदेश का दोस्तों क्या है? कथक जो है उत्तर प्रदेश का है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों। चलिए आगे बात करेंगे। सॉरी दोस्तों, देखिए अगर देखिए 25 नंबर सवाल देखिएगा। देखिए दोस्तों 25 आपके सामने है कि निम्नलिखित में से कौन सा फूल का प्रजनन अंग नहीं है दोस्तों, ठीक है। तो फूल का जो प्रजनन अंग नहीं है वो बाह्य दल, नहीं, ऑप्शन कौन सा दोस्तों? बाह्य दल क्या है? ये फूल का प्रजनन अंग नहीं है बल्कि वर्तिकाग्र दोस्तों, वर्तिका और पुमंग और जयांग ये सब क्या है दोस्तों? ये फूल का प्रजनन अंग है, ठीक है। वर्तिकाग्र और वर्तिका दोस्तों ये मादा जनन अंग है, ठीक है, यानी फूल का मादा जनन अंग, मादा जनन अंग दोस्तों क्या है? मादा जनन अंग जो है ये क्या है? वर्तिकाग्र, वर्तिका। पुमंग की अगर बात करें दोस्तों ये क्या है? नर जनन अंग है, नर जनन अंग, ठीक है। जैसे पा से क्या होता है दोस्तों? पुल्लिंग, ठीक है, पुल्लिंग मतलब क्या होता है? पुरुष। नर मतलब क्या हो जाएगा? पुरुष, तो न से पुल्लिंग, ये आपको याद रखना ठीक है। पुल्लिंग नर जनन अंग दोस्तों पुमंग हो गया है। और जयांग जो है ये क्या है दोस्तों? मादा जनन अंग है, मादा जनन अंग, ठीक है, मादा जनन अंग क्या है दोस्तों? तो आपको ध्यान रखना है, जयांग मादा जनन अंग, पुमंग नर जनन अंग, और वर्तिकाग्र वर्तिका जो है ये मादा जनन अंग है। और बाह्य दल क्या है दोस्तों? ये फूल का प्रजनन अंग नहीं है, ठीक है। 25 का ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। चलिए आगे बात करेंगे। 26 नंबर सवाल देखिए। 26 आपके सामने है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक अमेरिका की स्थानीय पवन है दोस्तों? चिनूक। चिनूक क्या है? ये अमेरिका के स्थानीय पवन है। फॉन दोस्तों ये आपको ध्यान रखना है, गर्म है दोस्तों, गर्म हवा है, ये मेन रूप से
फ्रांस हो गया दोस्तों, फ्रांस का, ठीक है, जर्मनी का दोस्तों, और उसके बाद दोस्तों स्विट्जरलैंड का, ठीक है, स्विट्जरलैंड, स्विट्जरलैंड दोस्तों, ठीक है, आपको ध्यान रखना है। यानी फ्रांस, जर्मनी और स्विट्जरलैंड का दोस्तों गर्म हवा है, ये मेनू से ये क्या है, ये गर्म हवा है। फॉन क्या है दोस्तों, ये गर्म वायु है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना दोस्तों। अगर मिस्टल की अगर बात करें दोस्तों, याद रखिएगा ये मेनू से फ्रांस की ठंडी हवा है, फ्रांस की ठंडी हवा, फ्रांस में दोस्तों जो ठंडी हवा बहती है, फ्रांस की ठंडी हवा क्या दोस्तों, मिस्ट्रल। और अमेरिका की दोस्तों स्थानीय पवन क्या है, चिनूक है, ठीक है। और फॉन दोस्तों कहाँ की है, फॉन ये फ्रांस, जर्मनी, स्विट्जरलैंड। फ्रांस राजधानी दोस्तों पेरिस होता है, जर्मनी राजधानी बर्लिन, और स्विट्जरलैंड राजधानी दोस्तों क्या होता है, बर्न होता है, क्या होता है, बर्न, ठीक है। बर्लिन दोस्तों याद रखिएगा, बर्लिन किसकी राजधानी है, जर्मनी की राजधानी है। फ्रांस राजधानी दोस्तों पेरिस है, पेरिस, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। और अमेरिका राजधानी दोस्तों वाशिंगटन डीसी, और वाशिंगटन डीसी जो है ये पोटोमेक नदी के किनारे स्थित है, ठीक है। चलिए देखिए 27 नंबर सवाल, देखिए दोस्तों 27 आपके सामने कि नागा अर्जुन सागर परियोजना निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थित है दोस्तों। याद रखिएगा कि नागा अर्जुन सागर जो परियोजना है ये मेन रूप से याद रखिएगा कृष्णा नदी पर है, किस नदी पर, कृष्णा नदी दोस्तों। ये नागा अर्जुन सागर जो परियोजना है दोस्तों, ये आपको ध्यान रखना है, ये मेन रूप से कहाँ है दोस्तों, तेलंगाना में है। कहाँ दोस्तों, तेलंगाना, ठीक है, तेलंगाना में है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना। तेलंगाना का स्थापना कब हुआ था, 2 जून 2014 को हुआ था, यह भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगर बात करेंगे गंडक नदी पर दोस्तों, कौन सी परियोजना है, तो गंडक परियोजना, याद रखिएगा गंडक परियोजना जो है गंडक नदी पर, गंडक परियोजना, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना, गंडक परियोजना गंडक नदी पर, ठीक है। ये दोस्तों इससे जो लाभान्वित राज्य है गंडक परियोजना से, यूपी हो जाएगा और दोस्तों बिहार, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना, बिहार और यूपी जो है ये गंडक परियोजना से लाभान्वित राज्य है, ठीक है। गोदावरी नदी दोस्तों जयकवाड़ी परियोजना, याद रखिएगा जयकवाड़ी परियोजना, जयकवाड़ी जो परियोजना है, आपको ध्यान रखना, जयकवाड़ी परियोजना ये दोस्तों कहाँ है, ये दोस्तों गोदावरी नदी पर है। गोदावरी नदी के बारे में बताया था दोस्तों, याद रखिएगा ये मेन रूप से जयकवाड़ी जो परियोजना मेन रूप से महाराष्ट्र में है दोस्तों, कहाँ है, महाराष्ट्र, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अगर बात करेंगे कि गोदावरी नदी की लंबाई दोस्तों कितना है, 1465 किलोमीटर, ये आपको ध्यान रखना है, 1465 किलोमीटर। गोदावरी नदी को वृद्ध गंगा कहा जाता है, वृद्ध गंगा कहा जाता है दोस्तों, ठीक है, याद रखिएगा। और दक्षिण की गंगा दोस्तों किसे कहा जाता है, दक्षिण की गंगा दोस्तों गोदावरी नदी कहा जाता है। गोदावरी नदी कहाँ से निकलती है, तो ये निकलती है दोस्तों महाराष्ट्र के नासिक के, महाराष्ट्र के नासिक के त्रिम्बकम की पहाड़ी से, त्रिम्बकम की पहाड़ी, ठीक है दोस्तों, आपको ध्यान रखना है कि गोदावरी नदी कहाँ से निकलती है, महाराष्ट्र नासिक के त्रिम्बकम की पहाड़ी से, ठीक है। कृष्णा नदी दोस्तों याद रखिएगा कि नागार्जुन सागर परियोजना किस नदी पर, कृष्णा नदी पर, तेलंगाना में है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। उस पर दोस्तों तुंगभद्रा नदी पर दोस्तों कौन सा परियोजना है, याद रखिएगा तुंगभद्रा जो परियोजना है, तुंगभद्रा परियोजना, ठीक है, ये दोस्तों तुंगभद्रा नदी पर परियोजना, ठीक है, याद रखिएगा तुंगभद्रा परियोजना तुंगभद्रा नदी पर है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना दोस्तों, तुंगभद्रा नदी पर याद रखिएगा तुंगभद्रा परियोजना। ये दोस्तों कहाँ है तुंगभद्रा नदी दोस्तों, ये मेन रूप से है तुंगभद्रा जो परियोजना है दोस्तों, ये मेन रूप से कर्नाटक और आंध्र प्रदेश, ठीक है, कर्नाटक और दोस्तों आंध्र प्रदेश से लाभान्वित राज्य है, ठीक है। तुंगभद्रा परियोजना तुंगभद्रा नदी पर कर्नाटक में है, ठीक है, मेन रूप से आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे बात करेंगे 28 नंबर सवाल देखिएगा, देखिए दोस्तों 28 आपके सामने क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन जैन धर्म के तीसरे तीर्थंकर हुए। तो तीसरे जो तीर्थंकर थे जैन धर्म के वो संभवनाथ थे। कौन थे, संभवनाथ, ये जैन धर्म के तीसरे तीर्थंकर थे। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन हुए, जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन हुए दोस्तों, तो तीर्थंकर जो कौन हुए वो है दोस्तों ऋषभ देव। ऋषभ देव जैन धर्म का संस्थापक है। जैन धर्म के संस्थापक कौन है, जैन धर्म के संस्थापक वो कौन है दोस्तों, ऋषभ देव, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों।
अजितनाथ दोस्तों ये जैन धर्म के दूसरे तीर्थंकर हुए, दूसरे तीर्थंकर, ठीक है, जैन धर्म के, ये आपको ध्यान रखना है। दूसरे तीर्थंकर कौन थे? अजितनाथ। और जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन हुए? 23वें तीर्थंकर, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। 23वें तीर्थंकर कौन है? वो दोस्तों पार्श्वनाथ। पार्श्वनाथ को दोस्तों सांपों का देवता भी कहा जाता है। सांपों का देवता किसे कहा जाता है? पार्श्वनाथ को कहा जाता है, ठीक है। ये जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर थे, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। और जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर कौन हुए? तो 24वें जो तीर्थंकर हुए, 24वें तीर्थंकर, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, वो है महावीर स्वामी। और महावीर स्वामी का जन्म कब हुआ था? तो इनका जो जन्म हुआ था आपको ध्यान रखना है, आपको 540 ईसापुर में हुआ था। 540 ईसापुर में, ठीक है, 540 ईसापुर में महावीर स्वामी का जन्म हुआ। इनका जो मृत्यु हुआ था आपको ध्यान रखना है, इनकी मृत्यु कब हुआ था? तो 468 ईसापुर में हुआ था। 468 यानी 468 ईसापुर में इनका मृत्यु हुआ था, ठीक है। सवाल क्या पूछेगा कि निम्नलिखित में से कौन जैन धर्म के तीसरे तीर्थंकर थे? दोस्तों संभवनाथ थे। देखिए सवाल दोस्तों सबसे ज्यादा पूछेगा महावीर स्वामी से। समझिएगा यहाँ पे थोड़ा सा महावीर स्वामी के बारे में। देखिए महावीर स्वामी के दोस्तों, महावीर स्वामी, देखिए स्वामी, ठीक है दोस्तों, महावीर स्वामी। महावीर स्वामी के बचपन का नाम दोस्तों क्या है? इनका बचपन का नाम याद रखिएगा, बचपन का नाम, ठीक है, वर्धमान है दोस्तों। वर्धमान जो है इनके बचपन का नाम है, ठीक है। और इनको दोस्तों याद रखिएगा, इन्होंने 30 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग कर दिए थे। 30 वर्ष की अवस्था में इन्होंने गृह त्याग कर दिए थे। 30 वर्ष की अवस्था में, ठीक है, 30 वर्ष की अवस्था दोस्तों इन्होंने क्या कर दिए थे? गृह त्याग कर दिए थे। देखिए दोस्तों महावीर स्वामी जो थे ये 30 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग कर दिए थे, ठीक है। और 12 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद, ठीक है, 12 वर्ष के कठिन तपस्या के बाद दोस्तों इनको ज्ञान की प्राप्ति हुआ दोस्तों, ठीक है। इनको जो ज्ञान की प्राप्ति हुआ था रिजु पालिका नदी के किनारे, रिजु, ठीक है, रिजु पालिका नदी के किनारे हुआ था। रिजु पालिका नदी के किनारे दोस्तों इनको ज्ञान की प्राप्ति हुआ था। इनका जन्म कहाँ हुआ दोस्तों? इनका जो जन्म हुआ था वो कुंडग्राम वैशाली में हुआ है। कुंडग्राम, ठीक है, कुंडग्राम वैशाली में इनका जन्म हुआ है। आपको ध्यान रखना है दोस्तों, वैशाली में इनका जन्म हुआ है, ठीक है, कुंडग्राम वैशाली में इनका दोस्तों जन्म हुआ है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों। महावीर स्वामी का जो जन्म हुआ दोस्तों कहाँ हुआ था? कुंडग्राम वैशाली में हुआ था, ये आपको ध्यान रखना है। इनको जो मृत्यु हुआ दोस्तों कहाँ हुआ था? तो पावापुरी में हुआ था। कहाँ हुआ था? महावीर स्वामी की मृत्यु पावापुरी में हुआ था, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा दोस्तों? सी हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखिएगा। देखिए दोस्तों अगला सवाल 29 नंबर सवाल देखिए, ठीक है। देखिए दोस्तों 29 आपके सामने क्या कर रहा है कि संसद में प्रथम लोकपाल बिल कब पेश किया गया था दोस्तों, ठीक है, याद रखिएगा। तो ये मेन रूप से किया गया था 1968 को किया गया था, ठीक है, 1968 को दोस्तों प्रथम लोकपाल बिल पेश किया गया था दोस्तों। अच्छा, प्रथम लोकायुक्त का स्थापना कब हुआ दोस्तों, ठीक है, प्रथम लोकायुक्त, ठीक है, आपको ध्यान रखना है कि प्रथम लोकायुक्त का जो स्थापना किया गया था वो कब किया गया था? तो लोकायुक्त का जो स्थापना किया था दोस्तों 1971 को किया गया था, ठीक है, आपको ध्यान रखना है कि प्रथम लोकायुक्त का जो स्थापना किया गया था 1971 को किया गया था दोस्तों। अगर बात करेंगे यहाँ पे समझिएगा, देखिए 1966 में क्या हुआ दोस्तों, ठीक है, ताशकंद समझौता हुआ था, ठीक है, ताशकंद समझौता, ठीक है, ताशकंद समझौता कब हुआ था? ताशकंद समझौता दोस्तों ये 1966 में हुआ था ताशकंद समझौता। 1972 में दोस्तों शिमला समझौता हुआ था, ठीक है, शिमला समझौता, ठीक है। सवाल पूछेगा कि शिमला समझौता कब हुआ था? तो शिमला जो समझौता हुआ था, शिमला समझौता, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, ये कब हुआ था? 1972 में शिमला समझौता। 1968 में दोस्तों प्रथम प्रथम लोकपाल कौन थे दोस्तों? आप सवाल पूछेगा कि प्रथम लोकपाल कौन थे? तो जो प्रथम लोकपाल थे, लोकपाल, ठीक है, आपको ध्यान रखना, पिनाकी चंद्र घोष थे। भारत के प्रथम लोकपाल कौन थे? भारत के प्रथम लोकपाल, ठीक है, आप लिख लीजिएगा, भारत के प्रथम लोकपाल पिनाकी चंद्र घोष, पिनाकी चंद्र घोष कौन हुए दोस्तों? पिनाकी चंद्र घोष जो थे ये भारत के प्रथम लोकपाल थे, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। प्रथम लोकायुक्त तो दोस्तों इसका गठन कब किया गया था? 1971 को किया गया था। अगर बात करेंगे यहाँ पे समझिएगा, सर्वप्रथम, ठीक है, सर्वप्रथम लोकायुक्त तो जो गठन किया गया था 1971 को, 1966 में ताशकंद समझौता हुआ था, ठीक है। ताशकंद समझौता दोस्तों किसके बीच हुआ था? ये आपको ध्यान रखना है, ये भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ था, ठीक है, देखिए 1965 में जब भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ था 1965 में, उसको एक साल के बाद 1966 में ताशकंद समझौता हुआ था भारत और पाकिस्तान के बीच, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है।
दोस्तों 1972 में देखिए 1971 को किसके बीच युद्ध हुआ था? तो 1971 को दोस्तों भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ था और 1971 में बांग्लादेश आजाद हुआ था। उसके बाद दोस्तों 1972 को शिमला समझौता किया गया था दोस्तों, किसके बीच? तो भारत और पाकिस्तान के बीच। किसके बीच? भारत और पाकिस्तान के बीच, यानी कि शांति बनाए रखने के लिए, ठीक है, शिमला समझौता, ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। भारत के प्रथम लोकपाल कौन थे? तो पिनाकी चंद्र घोष थे, ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो संसद में प्रथम लोकपाल बिल कब पेश किया गया था? 1968 को पेश किया गया था। चलिए आगे बात करेंगे। 30 नंबर सवाल देखिए दोस्तों, देखिए 30 आपके सामने क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से सन 1919 में कौन सी घटना की वजह से रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि वापस कर दी दोस्तों, ठीक है, याद रखिएगा। तो जालियांवाला बाग हत्याकांड, ठीक है दोस्तों। देखिए जालियांवाला जो हत्याकांड हुआ था ये से कहाँ हुआ था? तो पंजाब के अमृतसर में हुआ था। कहाँ हुआ था? पंजाब के अमृतसर। कहाँ हुआ दोस्तों? अमृतसर में हुआ था, ठीक है, आपको ध्यान रखना है। पंजाब के अमृतसर में जालियांवाला हत्याकांड हुआ जिसमें करीब हजारों लोग मारे गए थे, ठीक है। या दोस्तों जनरल ओडायर ने गोली चलाने का आदेश दिया था दोस्तों, जिसमें निहत्थे लोग जो मारे गए थे, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। ये जो अच्छा जालियांवाला हत्याकांड के जांच के लिए आपको ध्यान रखना है, जांच के लिए हंटर आयोग का गठन किया गया था। हंटर आयोग, ठीक है, हंटर आयोग का गठन किया गया था। या फिर आपको ध्यान रखना है कि जालियांवाला हत्याकांड की जांच के लिए दोस्तों हंटर आयोग का गठन किया गया था, ठीक है। रॉलेट एक्ट दोस्तों कब हुआ था? इसमें इसे काला कानून कहा जाता है। रॉलेट एक्ट क्या कहा जाता है? काला कानून कहा जाता है दोस्तों। ये 1919 में हुआ था। कब हुआ था? 1919 में भी हुआ था, ठीक है। रॉलेट एक्ट को दोस्तों बिना अपील, बिना दलील या फिर बिना वकील का भी कानून कहा जाता है। बिना अपील, बिना दलील, बिना वकील का कानून किसे कहा जाता है? रॉलेट एक्ट को। यानी किसी पर भी संदेह होता था दोस्तों उसको गिरफ्तार कर लिया जाता था। रॉलेट एक्ट इतना बुरा था दोस्तों, इसीलिए इसके विरोध के लिए दोस्तों एक सभा आयोजित किया गया था। खास करके एक सभा का आयोजन किया गया था पंजाब के अमृतसर में। उसमें सत्यपाल और किचलू को दोस्तों गिरफ्तार कर लिया गया था। यानी कि रॉलेट एक्ट में दोस्तों सत्यपाल और किचलू ऐसे दो व्यक्ति थे जिनको गिरफ्तार कर लिया गया दोस्तों। इसी के दोस्तों विरोध में बहुत सारे लोग इकट्ठा हुए थे जालियांवाला बाग में। वहीं दोस्तों निहत्थे लोगों पर गोली चला बरसा दी गई थी जनरल ओडायर के द्वारा दोस्तों, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। आज सहयोग आंदोलन दोस्तों कब हुआ था? याद रखिएगा, ये 1920 से शुरू हुआ था, 1922 में हुआ था, ठीक है, यानी 1920 में शुरू हुआ था और 1922 में दोस्तों समाप्त कर दिया गया था। किसको? असहयोग आंदोलन। क्यों समाप्त कर दिया गया था दोस्तों? क्योंकि 5 फरवरी 1922 को, याद रखिए डेट दोस्तों, 5 फरवरी 1922 को दोस्तों एक घटना हुआ था, चौरा चौरी घटना दोस्तों। कौन सी घटना? चौरा चौरी घटना, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। चौरी चौरा जो घटना हुआ था ये 5 फरवरी 1922 को हुआ था, जिसके बाद असहयोग आंदोलन को दोस्तों 1922 में समाप्त कर दिया गया था। क्यों? क्योंकि दोस्तों इस घटना में 22 पुलिसकर्मी मारे गए थे। 22 पुलिसकर्मी, ठीक है, 22 पुलिसकर्मी जो थे ये मारे गए थे, ठीक है दोस्तों। ये में दोस्तों जो घटना हुआ था कहाँ हुआ था? ये दोस्तों चौदह जो घटना हुआ था 5 फरवरी 1922 को, ये गोरखपुर में, यूपी के गोरखपुर में हुआ था। कहाँ हुआ था? गोरखपुर दोस्तों, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो निम्नलिखित में से सन 1919 में कौन सी घटना की वजह से? तो जालियांवाला हत्याकांड की घटना वजह से दोस्तों रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि लौटा दी थी दोस्तों, ठीक है। और जालियांवाला हत्याकांड से नाराज हो दोस्तों महात्मा गांधी ने याद रखिएगा, महात्मा गांधी ने केसर ए हिंद की उपाधि लौटा दिए थे। केसर ए हिंद की उपाधि, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। केसर के हिंद की उपाधि कौन लौटा दिए थे? महात्मा गांधी लौटा दिए थे, ठीक है। खिलाफत आंदोलन दोस्तों कब हुआ था? ये भी 1919 में हुआ था, याद रखिएगा, 1919 में दोस्तों खिलाफत आंदोलन हुआ था, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अच्छा, रविंद्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार कब दिया गया था? 1913 में दिया गया था। किसके लिए? तो साहित्य के लिए दिया गया था, साहित्य के लिए, ठीक है, लिटरेचर के लिए, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। रविंद्रनाथ टैगोर दोस्तों जन गण मन के रचयिता थे। राष्ट्रीय गान दोस्तों, ठीक है, वंदे मातरम। राष्ट्रीय गान क्या है? जन गण मन के रचनाकार कौन है? रविंद्रनाथ टैगोर। राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम, बंकिम चंद्र चटर्जी, ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। और रविंद्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार 1913 में दिया गया था। चलिए आगे बात करेंगे। 31 नंबर सवाल देखिएगा, देखिए सक्करखेड़ा का लड़ाई दोस्तों आप याद रखिएगा। सक्करखेड़ा की जो लड़ाई हुआ है ये कब हुई थी? सक्करखेड़ा की जो लड़ाई हुआ था ये 1724 में हुआ था, याद रखिएगा। 1724 में दोस्तों सक्करखेड़ा की लड़ाई हुआ था। पालखेड़ा का युद्ध दोस्तों याद रखिएगा, पालखेड़ा का जो युद्ध हुआ था ये पेशवा और निजाम के बीच हुआ था, ठीक है। किसके बीच हुआ था? पेशवा और निजाम के बीच निजाम, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। पालखेड़ा का युद्ध 1728 में हुआ था।
सकरखेड़ा का युद्ध दोस्तों 1724 में हुआ था, ये आपको ध्यान रखना है। 1761 में दोस्तों क्या हुआ था, पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ था, ठीक है, पानीपत का तीसरा युद्ध, ठीक है, किसके बीच, तो अब्दुल शाह अब्दाली और मराठों के बीच, अब्दुल शाह अब्दाली और मराठा के बीच, ठीक है, जिसमें हम तो बताया था कि अफगान और मराठा के बीच हुआ था, अब्दुल शाह अब्दाली और मराठों के बीच हुआ था, ठीक है। 1761 में पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ था। 1761 में दोस्तों क्या हुआ था, बक्सर का युद्ध, याद रखिएगा, बक्सर का युद्ध 1764 में, ठीक है। उसके बाद दोस्तों 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ था, प्लासी का युद्ध दोस्तों, ठीक है। और 1576 में याद रखिएगा, 1576 में हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था, हल्दी घाटी युद्ध दोस्तों, हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था, 1576 में हुआ था, ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो सकरखेड़ा की लड़ाई कब हुई थी, 1724 में हुआ था। चलिए आगे देखते हैं, देखिए 32 नंबर सवाल दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में डिस्कस करते हैं थोड़ा सा। 32 सवाल आपके सामने है कि भारतीय संविधान के अनुसार मानव का दुर्व्यवहार बलात्कार निषेध यह कौन सा अनुच्छेद में वर्णित है, अनुच्छेद 23 में है दोस्तों, कहाँ है, अनुच्छेद 23। देखिए दोस्तों सबसे पहले बात करेंगे, समझिए यहाँ पे थोड़ा सा पहले बात करते हैं दोस्तों भाग 3 दोस्तों, क्या, ठीक है, भाग 3 के बारे में बात करते हैं। भाग 3 में क्या है दोस्तों, भाग 3 में है दोस्तों, याद रखिएगा, भाग 3 में है मौलिक अधिकार, क्या है दोस्तों, मौलिक अधिकार, इसको दोस्तों मूल अधिकार ही बोलते हैं, मौलिक अधिकार, ठीक है। मौलिक अधिकार दोस्तों अनुच्छेद पूछे कहाँ से कहाँ तक इसका, तो अनुच्छेद दोस्तों याद रखिएगा, अनुच्छेद 12 से लेकर अनुच्छेद 35 तक है, ठीक है, अनुच्छेद 12 से अनुच्छेद 35 तक इसका उल्लेख किया गया है, किसका, मौलिक अधिकार का जो उल्लेख किया गया अनुच्छेद 12 से लेकर अनुच्छेद 35 तक किया गया है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, भाग 3 में है दोस्तों, ठीक है। और मौलिक अधिकार जो लिया गया दोस्तों ये अमेरिका के संविधान से लिया गया है, कहां से लिया गया है, अमेरिका के संविधान से लिया गया है मौलिक अधिकार, ठीक है, याद रखिएगा। देखिए दोस्तों पहले दोस्तों कितने अधिकार थे, मौलिक अधिकार पहले 7 मौलिक अधिकार थे, ठीक है। तो एक जो है संपत्ति के अधिकार जो है अनुच्छेद 31 में था, उसको हटा दिया गया है। तो जो वर्तमान में दोस्तों 6 मूल अधिकार है, वर्तमान में कितने मूल अधिकार है, तो वर्तमान में दोस्तों 6 मूल अधिकार है, यानी कि मौलिक अधिकार है। मूल अधिकार को दोस्तों मौलिक अधिकार बोलते हैं, उसको कंफ्यूजन नहीं होना है, मूल अधिकार को ही मौलिक अधिकार बोलते हैं, मूल अधिकार या मौलिक अधिकार। तो कितने मौलिक अधिकार हैं, तो दोस्तों वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार। सबसे पहले बात करेंगे कौन सा है, याद रखिए दोस्तों, सबसे पहले यहाँ पे बात करेंगे, सबसे पहले क्या है, समता का अधिकार दोस्तों, ठीक है, समानता का अधिकार, ठीक है, समानता का अधिकार, ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों। अनुच्छेद कहां से कहां तक, आपको ध्यान रखना है। आर्टिकल बात करेंगे तो आर्टिकल जो है, आर्टिकल 19 से लेकर आर्टिकल 18 तक, सॉरी अनुच्छेद 14 से अनुच्छेद 18 तक, ठीक है, आर्टिकल 14 से अनुच्छेद 18 तक दोस्तों, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अनुच्छेद 14 से अनुच्छेद 18 तक समानता का अधिकार है दोस्तों। उसके बाद दोस्तों क्या है, याद रखिएगा, शोषण के विरुद्ध अधिकार, ठीक है, सॉरी स्वतंत्रता का अधिकार, क्या है, स्वतंत्रता का जो अधिकार है आपको ध्यान रखना है। स्वतंत्रता का जो अधिकार है दोस्तों आपको ध्यान रखना है, कहां से कहां तक है, तो आर्टिकल, ठीक है, आर्टिकल आपको ध्यान रखना है, आर्टिकल 19 से 22 तक है, ठीक है, आपको ध्यान रखना है, आर्टिकल 19 से 22 तक स्वतंत्रता का अधिकार है दोस्तों। उसके बाद बात करेंगे तीसरा में क्या है, तो दोस्तों शोषण के विरुद्ध अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, ठीक है, विरुद्ध अधिकार, ये आपको ध्यान रखना है। शोषण विरुद्ध अधिकार क्या है, वो है दोस्तों अनुच्छेद आर्टिकल 23-24 में इसका उल्लेख किया गया। आर्टिकल 23 और 24 में शोषण के विरुद्ध अधिकार के बारे में बताया गया, आर्टिकल 23-24 में, ठीक है। उसके बाद दोस्तों चौथा की बात करेंगे, यहाँ पर लिखिएगा धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, ठीक है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का जो अधिकार है ये आपको ध्यान रखना है। धार्मिक स्वतंत्रता का जो अधिकार है दोस्तों आर्टिकल 25 से 28 तक है, आर्टिकल 25 से 28 तक, ठीक है, आर्टिकल 25 से 28 है दोस्तों धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। यहाँ पर थोड़ा सा देख लेते हैं दोस्तों, 4 हो गया। पांचवा देखिएगा, पांचवा क्या है दोस्तों, तो ये आपका है शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार, ठीक है, शिक्षा एवं संस्कृति का जो अधिकार है ये आपको ध्यान रखना है। शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार दोस्तों अनुच्छेद, ठीक है, शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार दोस्तों किसमें है, अनुच्छेद, याद रखिएगा, अनुच्छेद 29-30 में दोस्तों, अनुच्छेद 29-30 में शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार। और लास्ट जो है दोस्तों वो है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, संवैधानिक
उपचारों का अधिकार, उपचारों का अधिकार दोस्तों, ठीक है। ये किस में है? ये दोस्तों आर्टिकल 32 में है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। संवैधानिक उपचारों का अधिकार आर्टिकल जो 32 है दोस्तों, इसमें डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के द्वारा, ठीक है, संविधान का आत्मा कहा गया है। तो ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों कि भाग 3 क्या है दोस्तों। भाग 3 की अगर बात करते हैं, भाग 3 में मौलिक अधिकार है। मौलिक अधिकार अमेरिका के संविधान से लिया गया है। मौलिक अधिकार का उल्लेख अनुच्छेद 12 से लेकर अनुच्छेद 35 तक है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। और वर्तमान में 6 मूल अधिकार यानी कि 6 मौलिक अधिकार है। कौन कौन सा है? समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18 तक, ठीक है। स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से 22 तक। शोषण के विरुद्ध अधिकार 23-24 में है, शोषण के विरुद्ध अधिकार। तो यहाँ पे देखिए, आप देख रहे होंगे कि दुर्व्यवहार और बलात्कार का जो निषेध दिया गया है वो अनुच्छेद 23 में दिया गया है, ठीक है। अनुच्छेद 23 में यानी कि आपके साथ अगर कोई शोषण कर रहा है, आपके साथ कोई अगर गलत कर रहा है दोस्तों, तो आप क्या कर सकते हैं? इसका आवाज उठा सकते हैं। आपको इसको कानून अधिकार देती है, ठीक है। अनुच्छेद 23 में कानून आपको अधिकार देती है, ठीक है। तो शोषण विरुद्ध अधिकार जो है अनुच्छेद 23-24 में है। और धार्मिक स्वतंत्रता का जो अधिकार है वो अनुच्छेद 25 से 28 तक है। यानी आप कोई भी धर्म को अपना सकते हैं। अगर आप हिंदू है तो मुस्लिम धर्म को, अगर आप मुस्लिम है तो हिंदू धर्म को अपना सकते हैं, सिख, कोई भी धर्म को आप अपना सकते हैं। ये धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार किसमें है? 25 से 28 तक दिया गया, ठीक है। उसके बाद दोस्तों क्या है? शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार। शिक्षा यानी 6 वर्ष से लेकर 14 वर्ष के बच्चों को, 6 वर्ष से लेकर दोस्तों 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा एवं अनिवार्य शिक्षा, बहुत जरूरी है दोस्तों, शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार, ठीक है। अनुच्छेद 29-30 में है, ठीक है, याद रखिएगा। संवैधानिक उपचारों का अधिकार दोस्तों अनुच्छेद 32 में, आर्टिकल 32 को संवैधानिक उपचार यानी आर्टिकल 32 में दोस्तों कहा गया है। आर्टिकल 32 में दोस्तों सुप्रीम कोर्ट क्या करती है? 5 प्रकार के रिट जारी करती है। और हाई कोर्ट दोस्तों, ठीक है, यानी सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद याद रखिएगा दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट क्या करती है? तो 5 प्रकार के रिट जारी करती है दोस्तों, ठीक है, आपको ध्यान। और हाई कोर्ट जो रिट जारी करती है वो अनुच्छेद 226 के तहत, यानी सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32 के तहत, सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32 के तहत 5 प्रकार के रिट जारी करती है। और हाई कोर्ट अनुच्छेद 226 के तहत 5 प्रकार के रिट जारी करती है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना। 5 प्रकार के रिट कौन कौन सा है? बंदी प्रत्यक्षीकरण, प्रतिशोध, परमादेश, उत्प्रेषण, अधिकार परीक्षा, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए दोस्तों अगला सवाल देखिएगा, 33 नंबर सवाल। 33 आपके सामने क्या कर रहा है कि निम्नलिखित में से किसने इंडियन ओपिनियन, ठीक है, नामक समाचार पत्र आरंभ किया? दोस्तों इंडियन ओपिनियन जो समाचार पत्र आरंभ किए थे वो किसने किए थे? वो महात्मा गांधी ने किए थे। कौन किए थे? महात्मा गांधी। लाला हरदयाल को दोस्तों याद रखिएगा, पंजाब केसरी के नाम से जाना जाता है, पंजाब केसरी, ठीक है, पंजाब केसरी दोस्तों। लाला हरदयाल को, सॉरी दोस्तों, लाला लाजपत राय को याद रखिएगा, लाला लाजपत राय को पंजाब केसरी नाम जाना जाता है। पंजाब केसरी दोस्तों किसने कहा जाता है? पंजाब केसरी जो कहा जाता है वो लाला लाजपत राय को कहा जाता है, लाला लाजपत राय। यहाँ पर लाला हरदयाल है दोस्तों, ठीक है, लाला लाजपत राय को कहा जाता है, लाजपत राय को पंजाब केसरी नाम से, ठीक है, आपको ध्यान रखना है। देखिए बात यहाँ पे है कि 1913 में, याद रखिएगा कि 1913 में गदर पार्टी की स्थापना किसने किए थे? लाला हरदयाल ने, ठीक है, याद रखिएगा कि 1913 में गदर पार्टी का स्थापना, गदर पार्टी, ठीक है, गदर पार्टी का जो स्थापना किए थे लाला हरदयाल नहीं किए थे, आपको ध्यान रखना है। गदर पार्टी का स्थापना 1913 में कौन किए थे? लाला हरदयाल। और गदर पार्टी का जो मुख्यालय है, हेडक्वार्टर दोस्तों सैन फ्रांसिस्को में है, सैन फ्रांसिस्को, ये भी आपको ध्यान रखना है कि सैन फ्रांसिस्को ये कहाँ पड़ता है? ये यूएसए यानी कि अमेरिका में पड़ता है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना। अगर बात करेंगे सुभाष चंद्र बोस दोस्तों, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा नारा दिए थे। सुभाष चंद्र बोस दोस्तों याद रखिए दिल्ली चलो का भी नारा दिए थे। सुभाष चंद्र बोस दोस्तों फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी का स्थापना किए थे, फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी कब किए थे? फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी का स्थापना जो किए थे, ये आपको ध्यान रखना है, ये कब किए थे? 1939 में किए थे। कब किए थे? 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी का स्थापना सुभाष चंद्र बोस ने किए थे, ठीक है। इन्होंने दोस्तों 1938 में और 1939 में, ठीक है, ये दो चीज का अधिवेशन का अध्यक्षता किए थे। 1938 में दोस्तों कौन सा अधिवेशन हुआ था? तो 1938 में दोस्तों याद रखिएगा हरिपुरा अधिवेशन हुआ था। कौन सा अधिवेशन दोस्तों? हरिपुरा अधिवेशन, हरिपुरा जो अधिवेशन हुआ था, हरिपुरा अधिवेशन, ठीक है, ये 1938 में हुआ था। और 1939 में त्रिपुरी अधिवेशन हुआ था, त्रिपुरी अधिवेशन का अध्यक्षता किए थे सुभाष चंद्र बोस। ये दोनों दोस्तों आपको याद रखना है, हरिपुरा अधिवेशन 1938 में हुआ था और त्रिपुरी अधिवेशन 1939 में हुआ था। दोनों अधिवेशन का अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस नहीं किया था। इनका जन्म दोस्तों कब हुआ है? 23 जनवरी 1897 में हुआ, 23 जनवरी
1897 में दोस्तों, ठीक है। इसलिए 23 जनवरी को दोस्तों कौन सा दिवस मनाया जाता है? पराक्रम दिवस मनाया जाता है। पराक्रम दिवस 23 जनवरी को सुभाष चंद्र बोस जी की जयंती पर मनाया जाता है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। एनी बेसेंट दोस्तों क्या थी? ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट, ठीक है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष सरोजिनी नायडू, ठीक है। ये भी आपको ध्यान रखना है। 33 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा दोस्तों? बी हो जाएगा। इंडियन ओपिनियन किनकी है? समाचार पत्र महात्मा गांधी। यंग इंडिया किसकी पत्रिका है? यंग इंडिया दोस्तों महात्मा गांधी। नवजीवन दोस्तों महात्मा गांधी, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों। चलिए देखिए अगला सवाल, 34 नंबर सवाल देखिएगा। 34 आपके सामने है कि निम्नलिखित में से कौन सी समिति चुनाव सुधार से संबंधित है दोस्तों? याद रखिएगा, दिनेश गोस्वामी समिति। याद रखिएगा, दिनेश गोस्वामी जो समिति है ये चुनाव सुधार से संबंधित है। दिनेश गोस्वामी समिति चुनाव सुधार से संबंधित है, ठीक है। अशोक मेहता समिति दोस्तों याद रखिएगा, इसका जो मेन रूप से गठन किया गया था, इसका गठन कब किया गया था? 1977 को किया गया था। 1977 में अशोक मेहता समिति गठन किया गया था। बलवंत राय मेहता समिति दोस्तों याद रखिएगा, इसका जो गठन किया गया था, इनका जो गठन किया गया था ये 57 को किया गया था, 1957, ठीक है। आपको ध्यान रखना है दोस्तों। देखिए अशोक मेहता जो समिति है दोस्तों ये 2 स्तरीय पंचायती राज समिति है। 2 स्तरीय दोस्तों, ठीक है। दो स्तरीय, ठीक है, स्तरीय दोस्तों, 2 स्तरीय पंचायती राज समिति, ठीक है। पंचायती, पता है दोस्तों कि इंग्लिश से ज्यादा दोस्तों कठिन क्या? हिंदी है, ठीक है। इंग्लिश से ज्यादा कठिन दोस्तों हिंदी है ना। इससे दोस्तों हर्षईकार दुर्घईकार बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। 2 स्तरीय पंचायती राज समिति जो है ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों। दिनेश अशोक मेहता जो समिति है दोस्तों ये 2 स्तरीय पंचायत समिति है। और बलवंत राय जो मेहता समिति दोस्तों याद रखिएगा ये त्रिस्तरीय है, त्रिस्तरीय, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। 2 स्तरीय और त्रिस्तरीय जो है त्रिस्तरीय, ठीक है। त्रिस्तरीय पंचायती राज समिति, दोस्तों, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। ये दोस्तों बलवंत राय मेहता समिति जो गठन किया गया था 1957 को, और अशोक मेहता समिति का गठन 1977 में किया गया था, ठीक है। और दिनेश गोस्वामी जो समिति है आपको ध्यान रखना है ये चुनाव सुधार से संबंधित है, ठीक है। चलिए देखिए 35 नंबर सवाल। 35 आपके सामने है कि इब्न बतूता के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है दोस्तों? देखिए इब्न बतूता दोस्तों ये कहाँ का यात्री था दोस्तों? ये मोरक्को का था दोस्तों। ये सही है आपका क्या दोस्तों? ये भी सही है। वह मोहम्मद बिन तुगलक के समय में भारत आया था दोस्तों। ये भी सही है दोस्तों। उसने रेहला दोस्तों यात्रा विधान लिखा था दोस्तों। ये भी सही है, ठीक है। यानी दोस्तों इनमें क्या है? इनमें सभी क्या दोस्तों? यानी इनमें सभी क्या दोस्तों? सत्य है, ठीक है। देखिए दोस्तों सबसे पहले याद रखिएगा कि इब्न बतूता की पुस्तक का क्या नाम है? यहाँ पे 2-3 पॉइंट इंपॉर्टेंट है। ये दोस्तों कहाँ का याद रखिए था? मोरक्को दोस्तों एक देश है जिसकी राजधानी क्या होता है? रबात होता है। क्या होता है? रबात। ये भी ध्यान रखिएगा। इब्न बतूता जो आया था वो मोहम्मद बिन तुगलक के समय में भारत आया था। ये भी आपको ध्यान रखना है। इब्न बतूता मोहम्मद बिन तुगलक के समय में भारत आया था दोस्तों। ये आपको ध्यान रखना है। इब्न बतूता की पुस्तक के नाम यानी यात्रा विधा दोस्तों क्या है? रेहला, ठीक है। ये भारत आया था कब आया था? 1333 में आया था। 1333, ठीक है। आपको ध्यान रखना है कि इब्न बतूता जो भारत आया था वो 1333 में आया था, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। चलिए और दोस्तों आपको ये भी एक ध्यान रखना है इब्न बतूता के बारे में कि इब्न बतूता को मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली का काजी नियुक्त किया था। दिल्ली का काजी, ठीक है। दिल्ली का काजी नियुक्त किया था। काजी किसे नियुक्त किया था? दिल्ली का काजी जो नियुक्त किए थे इब्न बतूता को किसने किया था? मोहम्मद बिन तुगलक ने किया था, ठीक है। चलिए देखिए 36 नंबर सवाल। 36 आपके सामने है कि वार्षिक वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक किसके द्वारा जारी किया जाता है दोस्तों? तो वार्षिक वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक है ये विश्व आर्थिक मंच के द्वारा, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। इसका इंग्लिश क्या होता है दोस्तों? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम दोस्तों ये विश्व आर्थिक मंच का फुल फॉर्म होता है। इसका जो स्थापना किया गया था 1971 को किया गया था, ठीक है। 1971 को विश्व आर्थिक मंच का स्थापना किया गया था। WTO का स्थापना दोस्तों कब किया गया था? तो 1 जनवरी, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है कि 1 जनवरी 1995 में, ठीक है। 1 जनवरी 1995 को WTO का स्थापना किया गया था, ठीक है। इसका जो मुख्यालय दोस्तों WTO का आप लिख देते हैं दोस्तों, यहाँ पे पहले समझिएगा। देखिए WTO
ILO और WMO, ये चारों याद रखिए। ये जो चारों का जो मुख्यालय दोस्तों जिनेवा में। WTO का स्थापना कब हुआ था? तो 7 अप्रैल 1948 को हुआ था, 7 अप्रैल 1948 को, ठीक है, वो ध्यान रखना है। WTO का स्थापना 1 जनवरी 1995 में हुआ था, ठीक है। ILO का स्थापना 1919 में हुआ है, ठीक है, और WMO का स्थापना 1950 में हुआ है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना। सबसे बात करेंगे WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। WHO फुल फॉर्म क्या होता है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। इसका स्थापना कब हुआ था? 7 अप्रैल 1948 को। 7 अप्रैल को दोस्तों कौन सा दिवस? विश्व स्वास्थ्य दिवस, याद रखिएगा, विश्व स्वास्थ्य दिवस, ठीक है। स्वास्थ्य दिवस दोस्तों कब मनाया जाता है? तो 7 अप्रैल को। 1 जनवरी 1995 को दोस्तों WTO का स्थापना हुआ था। अच्छा, WTO का पुराना नाम क्या है दोस्तों? गैट, याद रखिएगा, GATT जो गैट है, ये WTO का पुराना नाम है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। और इसका स्थापना इंडियन लेबर ऑर्गेनाइजेशन, ILO का फुल फॉर्म इंडियन लेबर ऑर्गेनाइजेशन, WTO का वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, और WHO का वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, WMO, इसका स्थापना 1950 में हुआ था। चारों का जो मुख्यालय है WHO, WTO, ILO, WMO, जेनेवा में। कहाँ है दोस्तों? जेनेवा, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। और विश्व आर्थिक मंच का जो मुख्यालय है, ये भी दोस्तों कहाँ है? ये भी दोस्तों जेनेवा में ही है। कहाँ है? जेनेवा, स्विट्जरलैंड। कहाँ है दोस्तों? जेनेवा, स्विट्जरलैंड, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, समझ गए। IMF दोस्तों, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, इसका स्थापना कब हुआ था? याद रखिएगा, 1945 में हुआ था। IMF का स्थापना कब हुआ था? 1944 में। कब हुआ था? 1944 में IMF का स्थापना हुआ था, याद रखिएगा। इसका जो मुख्यालय है, हेडक्वार्टर कहाँ है दोस्तों? वाशिंगटन DC में। कहाँ है? वाशिंगटन DC, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों। वर्ल्ड बैंक का मुख्यालय दोस्तों कहाँ है? इसका दोस्तों कहाँ है? विश्व बैंक का मुख्यालय वाशिंगटन DC में है। देखिए, IMF और दोस्तों वर्ल्ड बैंक, ये दोनों का जो मुख्यालय है वाशिंगटन DC में है, ठीक है। वर्ल्ड बैंक और IMF, ठीक है दोस्तों, इसका दोनों का स्थापना 1944 में ही हुआ था, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। WTO का पुराना नाम क्या है? गैट। देखिए दोस्तों, अगला 37 नंबर सवाल। 37 आपके सामने है कि 1816 में सुगौल की संधि अंग्रेज एवं किसके बीच? तो गोरखा के बीच। किसके बीच? गोरखा के बीच, ठीक है। यानी 1816 में सुगौल की संधि हुआ था। सुगौल की संधि कब हुआ था? 1816 में हुआ था। अंग्रेज एवं किसके बीच? तो गोरखा के बीच हुआ था, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। सुगौल की संधि 1816 में गोरखा के बीच। 38 आपके सामने है कि निम्नलिखित में से कौन सा मादा प्रजनन तंत्र का भाग नहीं है? ठीक है दोस्तों, कौन सा नहीं है? शुक्रवाहिका। शुक्रवाहिका दोस्तों क्या है? ये नर जनन अंग है। नर जनन अंग है दोस्तों, ठीक है, नर जनन अंग है दोस्तों, ये आपको ध्यान रखना है। आपको ध्यान रखना है, शुक्रवाहिका क्या है दोस्तों? ये नर का है। और अंडाशय दोस्तों, गर्भाशय और फिलोपियन नलिका जो होता है, ये क्या है दोस्तों? ये मादा जनन अंग है दोस्तों। देखिए, निषेचन की जो क्रिया होता है, आपको ध्यान रखना है, निषेचन की क्रिया, ठीक है, निषेचन की जो क्रिया होता है दोस्तों, किसमें होता है? ये मेन रूप से फिलोपियन ट्यूब में होता है, यानी फिलोपियन नलिका में ही निषेचन की क्रिया होता है दोस्तों, यानी सेक्स की जो क्रिया होती है, ठीक है, वो मेन रूप से निषेचन की क्रिया वो फिलोपियन नलिका में होता है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों, निषेचन की क्रिया, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। 39 नंबर सवाल देखिएगा। 39 आपके सामने है कि भारत के प्रथम लोकपाल कौन है दोस्तों? तो भारत के जो प्रथम लोकपाल बताए थे, पिनाकी चंद्र घोष, ठीक है, पिनाकी चंद्र घोष दोस्तों क्या है? ये भारत के प्रथम लोकपाल है पिनाकी चंद्र घोष, ठीक है। चलिए देखिए 40 नंबर सवाल। 40 आपके सामने है कि मनुष्य के शरीर के किस अंग या ग्रंथि से वृद्धि हार्मोन स्रावित होता है दोस्तों? पीयूष ग्रंथि। पीयूष ग्रंथि क्या कहा जाता है? पीयूष ग्रंथि दोस्तों मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। मास्टर ग्रंथि कहा जाता है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। और वृद्धि हार्मोन जो स्रावित होता है, ये दोस्तों पीयूष ग्रंथि से ही स्रावित होता है दोस्तों, याद रखिएगा। सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी दोस्तों? याद रखिएगा, सबसे बड़ी ग्रंथि, ठीक है, सबसे बड़ी ग्रंथि, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। कौन से दोस्तों? वो दोस्तों यकृत है। इसका वजन कितना होता है दोस्तों? वजन जो होता है, याद रखिएगा, 1.5 kg होता है। कितना होता है? 1.5 kg होता है, ठीक है, 1.5 kg। सबसे बड़ी ग्रंथि दोस्तों यकृत है, इसका वजन कितना होता है? 1.5 kg। दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि दोस्तों, याद रखिएगा, दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि दोस्तों कौन सा है? वो है दोस्तों अग्नाशय। क्या है?
अग्नाशय, ठीक है, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, पैनक्रियाज बोलते हैं, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए अगला देखिएगा 41 नंबर सवाल। देखिए 41 आपके सामने है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं, पूछ रहा है, नहीं है। देखिए दोस्तों, कोयना परियोजना दोस्तों ये कहाँ है, महाराष्ट्र में दोस्तों, सही है। शरावती परियोजना दोस्तों ये कर्नाटक में दोस्तों, ये भी सही है। बाली मेला परियोजना दोस्तों उड़ीसा में है, ये भी सही है। सबरीगिरी परियोजना दोस्तों गुजरात, दोस्तों गलत है, याद रखिए गुजरात में नहीं है बल्कि कहाँ है दोस्तों, केरल में है। कहाँ है, केरल, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, डी। याद रखिए दोस्तों कि कोयना परियोजना दोस्तों किस नदी पर है, ये कोयना नदी पर है। याद रखिए कोयना परियोजना कोयना नदी पर है। कौन सी नदी पर, कोयना नदी पर है, ठीक है। क्या ध्यान रखना, किस राज्य में दोस्तों, महाराष्ट्र में। शरावती परियोजना दोस्तों किस नदी पर है दोस्तों, ये भी शरावती नदी पर है, कर्नाटक में शरावती नदी दोस्तों, ठीक है। जोग या घरसोपा जलप्रपात किस नदी पर है, शरावती नदी पर है। जोग या घरसोपा जलप्रपात शरावती नदी पर, कर्नाटक में है, ठीक है। बाली मेला परियोजना दोस्तों ये बिंदु से याद रखिएगा, ये उड़ीसा में है, ठीक है। और सबरीगिरी परियोजना ये गुजरात में नहीं है बल्कि केरल में है, ठीक है। चलिए आगे बात कीजिए 42 नंबर सवाल। देखिए 42 आपके सामने है कि निम्नलिखित में से कौन सी मत्स्य महाजनपद की राजधानी थी दोस्तों, याद रखिएगा। तो मत्स्य की जो राजधानी थी विराटनगर, ठीक है, किसका दोस्तों, विराटनगर। कौशाम्बी दोस्तों किसकी राजधानी है दोस्तों, ये वत्स की राजधानी है। वत्स की राजधानी दोस्तों क्या है, कौशाम्बी। इंद्रप्रस्थ की राजधानी दोस्तों क्या है, याद रखिएगा, कुरु जो है, ठीक है, इंद्रप्रस्थ है। और सुरसेन दोस्तों, सुरसेन की राजधानी क्या है, मथुरा, सुरसेन। देखिए दोस्तों सबसे बात करेंगे कि महाजनपद, यहां समझिएगा महाजनपद का जो उल्लेख किया गया आपको ध्यान रखना है, ठीक है। बौद्ध धर्म के, ठीक है, अंगुतर निकाय एवं निकाय या होगा दोस्तों, क्या होगा, एवं जैन धर्म के भगवती सूत्र, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना। देखिए दोस्तों महाजनपद का जो उल्लेख किया गया मेनू से, महाजनपद कहां से लिया गया है, तो बौद्ध धर्म के अंगुतर निकाय से और जैन धर्म के भगवती सूत्र से बौद्ध धर्म का निर्माण किया गया, यानी कि लिया गया, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। टोटल सॉरी दोस्तों, बौद्ध धर्म नहीं, कहने मतलब ये है कि महाजनपद जो लिया गया है, महाजनपद को वो बौद्ध धर्म के अंगुतर निकाय से और जैन धर्म के भगवती सूत्र से महाजनपद को लिया गया है। महाजनपद कितना है दोस्तों, महाजनपद कितना था, तो महाजनपद की अगर बात करेंगे तो 16 महाजनपद है। कितना महाजनपद था दोस्तों, 16, ठीक है, 16 महाजनपद है। और महाजनपद को बौद्ध धर्म के अंगुतर निकाय और जैन धर्म के भगवती सूत्र से लिया गया है महाजनपद को। महाजनपद की जो वत्स की राजधानी दोस्तों कौशाम्बी है, याद रखिएगा। कुरु राजधानी दोस्तों इंद्रप्रस्थ है। और विराटनगर किसकी राजधानी है, मत्स्य की राजधानी है। और सुरसेन की राजधानी क्या दोस्तों, मथुरा। मगध की राजधानी क्या था, मगध। सबसे बड़ा महाजनपद दोस्तों कौन सा है, सबसे बड़ा महाजनपद याद रखिएगा वो मगध है। मगध क्या था, सबसे बड़ा महाजनपद था। इसकी राजधानी कहाँ थी, राजगृह जो थी, ये महाजनपद यानी मगध महाजनपद की राजधानी थी राजगृह, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे बात करते हैं 43 नंबर सवाल। देखिए 43 आपके सामने है कि निम्नलिखित में से कौन मीन वर्ग से संबंधित है दोस्तों, मीन वर्ग से संबंधित है सार्क क्या है दोस्तों, ये मीन वर्ग से संबंधित है। तारा मछली दोस्तों, और ये जो आप सिल्वर मछली देख रहे हैं ये मछली नहीं है दोस्तों, ये मछली नहीं है, ठीक है। तारा मछली और सिल्वर मछली जो आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये मछली नहीं है, ठीक है, ये मेनू से जीव है। अगर बात करेंगे तो ये जो है तारा मछली और सिल्वर मछली जो है ये इकाई नॉडमेटा संघ के प्राणी है, इकाई नॉडमेटा, ठीक है, इकाई नॉडमेटा संघ के प्राणी है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना। इकाई नॉडमेटा संघ के जीव है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना दोस्तों। ये मेनू से मछली नहीं है। सार्क दोस्तों क्या है, ये मेनू से मीन वर्ग से संबंधित है। वेल दोस्तों क्या है, ये स्तनधारी प्राणी है, स्तनधारी प्राणी दोस्तों, वेल मछली, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इसलिए कौन से मीन वर्ग से संबंधित है, मीन वर्ग से सार्क संबंधित है दोस्तों। सार्क, तारा मछली, सिल्वर मछली दोस्तों इकाई नॉडमेटा संघ के प्राणी है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए अगला सवाल देखिएगा 45 नंबर सवाल। देखिए 45 आपके सामने है कि कनिष्क के शासन काल में बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ हुआ था। तो कनिष्क साल में जो बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था वो चतुर्थ बौद्ध संगीति हुआ दोस्तों कश्मीर में हुआ था। कहाँ हुआ था, कश्मीर, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना दोस्तों। देखिए प्रथम बौद्ध संगीति जो हुआ था राजगीर में हुआ था, प्रथम बौद्ध संगीति, ठीक है, प्रथम बौद्ध संगीति, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। किसके शासन काल में हुआ था, तो अजात शत्रु शासन काल में हुआ था। अजात
आजाद द नहीं ता, अजात शत्रु के शासनकाल में हुआ था दोस्तों, ये आपको ध्यान रखना है। कब हुआ था? तो 483 ईसा पूर्व में हुआ था, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बात करेंगे दोस्तों, द्वितीय जो बौद्ध संगीति हुआ था वैशाली में हुआ था, ठीक है, द्वितीय बौद्ध संगीति दोस्तों ये कहाँ हुआ था? द्वितीय बौद्ध संगीति दोस्तों वैशाली में हुआ था। ये काला शोक के समय में हुआ था, काला शोक, काला शोक के समय में हुआ था। कब हुआ था? तो 383 ईसा पूर्व में हुआ था, 383 ईसा पूर्व, ठीक है। उसके बाद पाटलिपुत्र में दोस्तों चतुर्थ बौद्ध संगीति हुआ था, याद रखिएगा। तृतीय दोस्तों सॉरी तृतीय जो बौद्ध संगीति हुआ था, तृतीय बौद्ध संगीति ये दोस्तों किसके समय में हुआ था? दोस्तों अशोक के समय में हुआ था, अशोक, ठीक है। कब हुआ था? तो किसी में 251 ईसा पूर्व देगा देखो, तो किसी में 254 ईसा पूर्व देगा, ठीक है। आप लोग 251 ईसा पूर्व लेके चलिएगा। कश्मीर में दोस्तों कौन सा संगीति हुआ है? तो कश्मीर में कनिष्क के शासनकाल में बौद्ध संगीति का आयोजन जो हुआ था कश्मीर में हुआ था। सारनाथ दोस्तों क्या हुआ था, आपको ध्यान रखना है। सारनाथ में क्या हुआ था? गौतम बुद्ध को सबसे पहला जो उपदेश दिए थे सारनाथ में दिए थे, सबसे पहला उपदेश, पहला जो उपदेश दिए थे, पहला उपदेश कहाँ दिए थे गौतम बुद्ध? सारनाथ में दिए। सबसे ज्यादा उपदेश श्रावस्ती में दिए थे। किस भाषा में दिए थे? तो पाली भाषा में उपदेश दिए थे। पाली भाषा जो उनकी भाषा थी पाली थी, और पाली भाषा में उपदेश देते थे, ठीक है। चलिए आगे बात करेंगे। 45 देखिए, 45 आपके सामने है कि निम्नलिखित में से कौन सा थर्मल पावर प्लांट बिहार में स्थित नहीं है दोस्तों? तो याद रखिएगा ओरैया। ओरैया जो है ये बिहार में नहीं है बल्कि उत्तर प्रदेश में। कहाँ है? उत्तर प्रदेश में, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। यूपी में है, उत्तर प्रदेश में, जैसे कि कहलगांव, बरौनी और मुजफ्फरपुर, ये दोस्तों बिहार में है। बरौनी, मुजफ्फरपुर, कहलगांव बिहार में है। ओरैया दोस्तों कहाँ है? उत्तर प्रदेश में, ठीक है, थर्मल पावर प्लांट। एनटीपीसी का स्थापना दोस्तों कब हुआ था? एनटीपीसी, ठीक है, इसका पूर्ण क्या होता है? नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन। इसका स्थापना 1975 में हुआ था। कब हुआ था? एनटीपीसी का स्थापना 1975 में हुआ था, ये भी आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे बात करेंगे। 46 नंबर सवाल देखिए। 46 आपके सामने है कि किस देश ने अपनी राजधानी का नाम बदलकर नूर सुल्तान, दोस्तों यहाँ पे क्या होगा? नूर होगा, नूर सुल्तान, नोट नहीं होगा बल्कि क्या होगा? नूर सुल्तान, नूर क्या होगा दोस्तों? नूर सुल्तान रखा था दोस्तों। किसने रखा था? याद रखिएगा दोस्तों, ये कजाकिस्तान रखा था, याद रखिएगा। कजाकिस्तान दोस्तों क्या रखा था? अपनी जो राजधानी नाम बदलकर नूर सुल्तान रखा था। उज्बेकिस्तान की राजधानी क्या है दोस्तों? ताशकंद। क्या है? ताशकंद जो है ये उज्बेकिस्तान की राजधानी है, आपको ध्यान रखना है। किर्गिस्तान दोस्तों किसकी राजधानी है? ठीक है, याद रखिएगा, बिश्केक, ठीक है, बिश्केक, ठीक है, बिश्केक की राजधानी किर्गिस्तान। और दुशानबे, दुशानबे जो है, दुशानबे दोस्तों किसकी राजधानी है? तजाकिस्तान की राजधानी दुशानबे, किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक, कजाकिस्तान की राजधानी नूर सुल्तान और उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद, ठीक है। चलिए अरे देखिएगा 47 नंबर सवाल देखिए। अभी हमको तो बताए थे कि हीरा का जो अपवर्तनांक क्या होता है दोस्तों? 2.42 होता है हीरा का अपवर्तनांक। पानी का अपवर्तनांक दोस्तों कितना होता है? पानी का अपवर्तनांक याद रखिएगा, पानी का अपवर्तनांक, ठीक है, अपवर्तनांक कितना होता है दोस्तों? 3.33 होता है। और हीरा का अपवर्तनांक 2.42। सबसे ज्यादा अपवर्तनांक किसका होता है? हीरा का होता है, ठीक है दोस्तों। ये आपको ध्यान रखना। कार्बन के कितने अवरूप होते हैं? 2, हीरा और ग्रेफाइट होता है, ठीक है। अपवर्तनांक को दोस्तों म्यू से सूचित करते हैं, म्यू से, ठीक है, म्यू से सूचित करते हैं, ठीक है, म्यू से सूचित करते हैं अपवर्तनांक को, याद रखिएगा। चलिए देखिए 48 नंबर सवाल। 48 आपके सामने है कि ऑस्ट्रेलिया के महान प्रवाल भित्ति ग्रेट बैरियर रीफ किस तट के समांतर स्थित है दोस्तों? ये पूर्वी तट के समांतर है, ठीक है, ये आप ध्यान रखना दोस्तों। देखिए ऑस्ट्रेलिया का जो महान प्रवाल भित्ति है ये सबसे बड़ी दोस्तों प्रवाल भित्ति है, ठीक है, जो ये ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट पर स्थित है। किस तट पर? जैसे कि भारत में दोस्तों लक्षद्वीप में दोस्तों प्रवाल भित्ति है। लक्षद्वीप में, भारत के लक्षद्वीप में जिसकी राजधानी क्या होता है? कावारती, लक्षद्वीप की राजधानी कावारती, वहां भी दोस्तों प्रवाल भित्ति है, ठीक है दोस्तों। ये कहाँ है? ऑस्ट्रेलिया राजधानी दोस्तों क्या होता है? कैनबरा होता है। इसकी राजधानी दोस्तों कैनबरा, क्या होता है? कैनबरा, ये आपको ध्यान रखना है। ऑस्ट्रेलिया दोस्तों महाद्वीप के साथ साथ एक देश भी है जिसकी राजधानी क्या होता है? कैनबरा। देखिए 49 नंबर सवाल देखिए दोस्तों। 49 आपके सामने है कि लघु परिपथन के समय परिपथ में विद्युत धारा क्या दोस्तों? बहुत ज्यादा बढ़ जाती है।
क्या होती है, बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। यानी कि लघु परिपथन के समय परिपथ में विद्युत धारा क्या होती है, बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। विद्युत धारा के समय क्या होता है दोस्तों, एम्पियर होता है। क्या होता है, एम्पियर, ठीक है, एम्पियर, ठीक है, आपको ध्यान रखना, विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर। चलिए 50 नंबर सवाल देखिए दोस्तों, आज का लास्ट सवाल। 50 नंबर सवाल आपके सामने है कि निम्नलिखित में से कौन सा तापीय ऊर्जा संयंत्रों के संदर्भ में सुमेलित है। ठीक है, देखिए दोस्तों, सुमेलित की बात करेंगे तो ये कोरबा दोस्तों, ये उत्तर प्रदेश में नहीं है दोस्तों। कहाँ है, बल्कि कोरबा जो है, याद रखिएगा, ये छत्तीसगढ़ में। कहाँ है दोस्तों, ये कोरबा छत्तीसगढ़ में है। कहाँ है, छत्तीसगढ़ है दोस्तों, ठीक है। ये तो सुमेलित नहीं होगा दोस्तों। रामगुंडम दोस्तों तमिलनाडु में, बल्कि कहाँ है, ये तेलंगाना में है, तेलंगाना, ठीक है, आपको ध्यान रखना है। उसके बाद दोस्तों तालचर दोस्तों कहाँ है, ये आंध्र प्रदेश में नहीं बल्कि ओडिशा में है। कहाँ है, ओडिशा, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों। उसके बाद दोस्तों कवास गुजरात में, ये सही है दोस्तों, यानी इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। कहने मतलब ये है कि कौन सा तापीय ऊर्जा जो है संयंत्रों के संदर्भ में सुमेलित है दोस्तों। कवास जो है ये कहाँ है, गुजरात में है, ठीक है। कोरबा दोस्तों कहाँ है, छत्तीसगढ़ में है, ये उत्तर प्रदेश में नहीं है, ठीक है, उत्तर प्रदेश में नहीं है दोस्तों। तमिलनाडु में ये रामगुंडम नहीं बल्कि कहाँ, तेलंगाना में। और तालचर कहाँ है दोस्तों, ये उड़ीसा में है, ठीक है। दोस्तों हमने टोटल 50 प्रश्नों को डिस्कस कर लिया दोस्तों। एक बार जबरदस्त तरीके से वीडियो को शेयर कर दीजिए दोस्तों, सबके पास दोस्तों वीडियो शेयर कर दीजिए, जहाँ भी संभव हो सबके पास शेयर कर दीजिए, मम्मी पापा चाचा चाची अंकल, ठीक है, सबके पास शेयर कर दीजिएगा वीडियो को। और ज़बरदस्त तरीके से दोस्तों एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ठीक है, क्योंकि दोस्तों आपका एक लाइक हमको दोस्तों मोटिवेशन देता है, ठीक है। और हम आपके लिए दोस्तों मेहनत कर रहे हैं, तो आपको एक लाइक करने में आपको शर्म नहीं आनी चाहिए, ठीक है दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।